गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल सेशन में पेपर 2 यूनिट 9 को क्लियर करने वाले हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे और क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो पेपर 2 यूनिट 9 में योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक जो कैवल्य धाम की है उससे संबंधित चीजें आती हैं। उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं। एक तो शुरुआत में आपको पढ़ना होता है प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन आपको करना होता है। तो ये बहुत कॉमन है, इसको हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। योग के बारे में जो भ्रामक धारणाएं हैं ये यूनिट 1 में हम पढ़ चुके हैं, इस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है हमारा कि यौगिक अभ्यास जितने हैं उस यौगिक अभ्यास को इस पुस्तक के मुताबिक, कैवल्य धाम की इस पुस्तक के मुताबिक कितने भागों में बांटा गया है ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए ज्ञान संहिता में 7 है, हठ प्रदीपिका में 4 भाग में बांटा गया है। तो इस पुस्तक में यूनिट 9 में योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में इसको 6 भाग में बांटा गया है। आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। आसन, प्राणायाम, बंध और मुद्रा, क्रियाएं, ध्यान और अभिव्यक्ति प्रशिक्षण अभ्यास, एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस, ये सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। आसन, प्राणायाम, ये दो तो सिंपल सीक्वेंस में हो गया, बीच में बंध दिया हुआ है। क्रियाएं यहाँ चौथे नंबर पर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 5वें पर ध्यान, 6ठे पर अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास है। जनरली क्रिया हम लोग पहला पढ़ते हैं, जो षटकर्म वगैरह करते हैं वो सबसे पहले, लेकिन यहाँ चौथे नंबर पर है। तो ये आपको नोट करना है। इसमें स्पेशल चीजें जितनी हैं सब आपको नोट करते जाना है। आसन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 2 आधारभूत सिद्धांत हैं इसके, स्थिरता और सुख। क्या है? स्थिरता और सुख होना चाहिए। स्थिरम सुखम आसनम कहते हैं, वहीं से ये 2 शब्द लिया गया है। और आसन की 3 कैटेगरी बांटी गई है योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में। ध्यानात्मक धारणात्मक है, ध्यानात्मक धारणात्मक। दूसरा है संवर्धनात्मक। संवर्धनात्मक में वो है जिसमें मसल्स में खिंचाव आता है, जिसमें मसल्स में टोन होता है, जिसमें मसल्स में मजबूती आती है, उसको संवर्धनात्मक कहते हैं। तीसरा है शिथिलात्मक। तो ये अभ्यास हम लोग करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में हम कहते हैं ना किसी ध्यानात्मक धारणात्मक आसन में बैठ जाएं, उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग आसन करते हैं तो सारे आसन फिर संवर्धनात्मक में हो जाएंगे। बीच बीच में और लास्ट में हम लोग शवासन या मकरासन करते हैं शिथिल करने के लिए मांसपेशियों को, मन को, तो वो शिथिलात्मक आसन हो गया। ये संवर्धनात्मक में एक पॉइंट ये है कि मर्म बिंदुओं को भी एक्टिवेट करता है, ये एक स्पेशल पॉइंट नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग प्राणायाम में आते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक, प्राणायाम किस तंत्र पर प्रभाव डालता है? तो ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है, जिसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और प्राणायाम का अभ्यास कुंभक किया जाता है, लेकिन शुरुआत में कुंभक की मनाही की गई है कि कभी किसी ने अभ्यास नहीं किया उसको आप अभ्यास कराने जा रहे, तो ऐसा नहीं, उसको शुरुआत में कुंभक करा देंगे। शुरुआत में उसको सिर्फ पूरक रेचक कराएंगे, और पूरक रेचक का भी रेशियो 1.2 का रेशियो रखना है, सिंपल वाला। 3 अवस्थाएं प्राणायाम में होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। और प्राणायाम ध्यान के लिए एक तरह से शरीर और मन को तैयार करता है। यानी प्राणायाम, ध्यान जो है तभी होगा जब प्राणायाम आप करेंगे, क्योंकि प्राणायाम से ध्यान के लिए एलिजिबिलिटी एक प्रकार से आपको मिलती है। फिर बंध और मुद्राओं की चर्चा है यहाँ, ये भी इम्पोर्टेंट, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लिखा हुआ है। अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों पर प्रभाव डालता है। देखिए मुद्रा बंध से मांसपेशियों पर भी प्रभाव डालता है, कौन सी? अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक। दूसरा है मर्म अंगों तक रक्त का प्रवाह आसानी से होता है, किसमें? बंद मुद्रा में। मर्म वाले की चर्चा एक और जगह पर थी, कहाँ पर? आसन में, ध्यान देंगे, आसन में थी, और यहाँ पर बंध और मुद्रा में भी है। फिर मुद्रा के लिए जो एक बात आती है स्थिरता शब्द, स्थिरता भी यहाँ पर दिया हुआ है योगाभ्यासों का अध्यापन विधि पुस्तक में। चौथे नंबर पर क्रियाओं की चर्चा है। ये एक स्पेशल बात है जो आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति है। ये हठ प्रदीपिका की तरह पर ये सीक्वेंस दिया गया है। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, शरीर की शुद्धि के लिए 6 शोधन क्रियाएं बताई गई हैं। अब जो शोधन क्रिया हम कर रहे हैं उससे शरीर जो शुद्ध होता है, शुद्ध होने का क्रम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो हिंदी वाली पुस्तक और इंग्लिश वाली पुस्तक में थोड़े, जो उसी में योगाभ्यासों का अध्यापन विधि पुस्तक है उसमें थोड़ा अंतर है।
उसको ठीक करके यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले को हमने फॉलो किया है, जिसमें देखिए ध्यान, नासा, ग्रसनी, मुख, कपाल, जठर, ग्रास नली, गुदा, मलाशय और आंत, ये सीक्वेंस है। उसी को देखिए इंग्लिश में क्या कहा गया है, नेसोफेरिंजियल, ओरोक्रेनियल, गैस्ट्रो इसोफेगियल, एनोरेक्टल एंड इंटेस्टाइन, एनोरेक्टल एंड इंटेस्टाइन। तो अब नेसोफेरिंजियल फेरिंजियल क्या होता है, ये गले का ऊपरी हिस्सा को नेसोफेरिंजियल कहते हैं। फिर ओरोक्रेनियल कहा गया इंग्लिश में सीधा, ओरोक्रेनियल, तो कपाल को ओरोक्रेनियल कहा जाता है। अब गले के ऊपरी हिस्सा में कई चीजें आ सकती हैं, तो हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों देख लीजिए। फिर जो गैस्ट्रो एसोफेगल है उसमें कहा गया पेट और ग्रास नली से संबंधित चीजें हो गई। फिर आपको कहा गया है एनोरेक्टल, तो गुदा मलाशय से संबंधित हो गया एनोरेक्टल। फिर इंटेस्टाइन है, पेट से संबंधित हो गया। इसको फिर से देखिए, जब हम षटकर्म का अभ्यास करते हैं तो कैसे शुद्धि होती है, पहले नाक की शुद्धि होगी, फिर ग्रसनी की शुद्धि होगी, फिर मुख की शुद्धि होगी, नासिका, ग्रसनी, मुख की होगी, फिर कपाल की शुद्धि कहा गया है होता है, फिर कपाल की चर्चा आ रही है, फिर जठर पर आया हुआ है, फिर ग्रास नली का कहा गया, फिर जठर, फिर ग्रास नली, गुदा, मलाशय और आंत, गुदा, मलाशय और आंत, इस तरीके से कहा गया है। तो अब सीक्वेंस में ऐसे ही है, एक क्वेश्चन भी अभी हम लोग करेंगे तो उस क्वेश्चन में आएगा, तो वहां पर फिर से रिपीट हो जाएगा। ध्यान में कुछ महत्वपूर्ण चीजें कही गई हैं। मन पर नियंत्रण की विधि को ध्यान कहा गया है, लेकिन ध्यान पर आने से पहले आसन और प्राणायाम को साधे बिना ध्यान मुश्किल होता है, यानी सुरक्षित भी नहीं होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान का आधारभूत सिद्धांत क्या बताया गया है योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में, आंतरिक आत्मज्ञान। ध्यान किस पे, आंतरिक आत्मज्ञान होता है, इसका सिद्धांत ही मूल है। फिर छठा जो है, इसको लेकर के बहुत संशय की स्थिति होती है, इसका क्या अर्थ है, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, जो 6 चीजें हैं उसमें कहा गया है, ये सभी यौगिक अभ्यासों का आधार कहा गया है। क्योंकि आपने जो अभ्यास किया, आपने जो योग में सीखा, चाहे आप योग कर रहे हैं या चाहे किसी भी कार्य में आप कार्यरत हैं, आपको जीवन में उसको उतारना है, तो उसके लिए यम नियम के द्वारा कहा गया है। तो यम नियम भी हमें योग सिखाता है, जिससे हम सोशल बिहेवियर और सेल्फ डिसिप्लिन को नियंत्रित करते हैं। तो यम और नियम जो है ये लिखा हुआ है पुस्तक में, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में ये बात लिखी हुई है। यानी अपने आचरण को ठीक करने के लिए ऐसे नियमों का पालन करते हैं जो हमने योग में सीखा है, उससे ही अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास कहते हैं। अब इसी को देखिए हमने एक प्लेट में बना लिया है, आसन, प्राणायाम, मुद्राबंद, क्रियाएं, ध्यान और प्रशिक्षण अभिवृत्ति अभ्यास, ये एक प्लेट में सारी बातें यहाँ पर रखी हुई है। अब हम थोड़ा सा और शॉर्ट चलेंगे, जहां जरूरत होगा वहां हम डिटेल में थोड़ा आएंगे। यहाँ अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के घटक बताए गए हैं, इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है, घटक से संबंधित सवाल पूछा जाता है, घटक से संबंधित सवाल पूछा जाता है। अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के 6 घटक बताए गए, एक अध्यापन, दूसरा अधिगम, तीसरा अध्यापक, चौथा छात्र, पांचवा विषय वस्तु, छठा पर्यावरण। इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के घटक, अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के घटक, अध्यापक, अधिगम, अध्यापन यानी पहले पढ़ाई होगी, अध्यापन पूरी प्रक्रिया हुआ, फिर उसके बाद अधिगम कहा गया, अधिगम मतलब सीखना होता है। किसके बीच में क्रिया होगी, तो अध्यापक और छात्र के बीच में, तो अध्यापक और छात्र हो गए। अध्यापक छात्र के बीच में जो ये अधिगम की क्रिया होगी उसमें क्या होगा, तो कोई विषय वस्तु होगा और उसके लिए एक पर्यावरण की जरूरत है, एक माहौल की, परिवेश की जरूरत है। कोई भी निमोनिक आप सेट कर सकते हैं। अब छोटी छोटी कुछ चीजें हैं उसको देखिए। पूरी शैक्षणिक प्रक्रिया में मुख्य रूप से 2 अवस्था होती है, एक होता है अध्यापन की अवस्था, जो पहला इसका घटक है अध्यापन, और दूसरा है अधिगम की, यानी सीखना, लर्निंग। अधिगम मतलब सीखना, उसी को लर्निंग कहते हैं। तो अध्यापन जो है वो शिक्षक द्वारा संचालित होता है और सीखना जो है वो छात्र द्वारा संचालित होता है। जब तक छात्र नहीं सीखता है तब तक अध्यापन को कंप्लीट नहीं माना जाता कि अध्यापन पूरा हो गया। अध्यापन विधि के जो हम लोगों ने यहाँ देखा अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के घटक, उसमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं उसमें भी।
एक अध्यापक और एक छात्र, अगर दो ही महत्वपूर्ण घटक आए तो अध्यापक और छात्र होंगे। और जब हम पढ़ाने जाते हैं किसी चीज को, जैसे योग में ही तो दो पार्ट होता है, अध्यापन के वर्ग होते हैं, भाग होता है। कौन सा? एक थियोरी वाला होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। इससे अभी हम लोग थियोरी पढ़ रहे हैं और सुबह 7:30 बजे हम करते हैं वो प्रैक्टिकल वाला सेशन हम लोग करते हैं। अब उसके अलावे कहा गया है कि पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के दो ढंग होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इसी रूप में पूछा जाता है। पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने ढंग होते हैं? दो ढंग होते हैं, अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित। पहले पुराने जमाने में अध्यापक केंद्रित ही होता था और छात्र केंद्रित अब गवर्नमेंट ने नियम बना दिया छात्र केंद्रित होगा। यानी आज की शिक्षण व्यवस्था क्या है? छात्र केंद्रित है। तो उसके लिए नीचे एक लाइन दिया हुआ है, समग्र अध्यापन अभिगम प्रक्रिया में शैक्षणिक प्रक्रिया छात्र केंद्रित होता है। शैक्षणिक प्रक्रिया क्या होता है? छात्र केंद्रित होता है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, अध्यापन की विधियां। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबको वन लाइनर आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, मैंने जो ये छोटा नोट्स बनाया है, इससे भी छोटा नोट्स आपको बनाना है। एक लाइन लिखना, उसके नीचे 6 पॉइंट दे देना, उसके नीचे 7 पॉइंट दे देना। जो पॉइंट है एक पेज पर अगर आपका हो जाएगा, उसको आप कहीं चिपका दोगे घर में तो याद हो जाएगा। अध्यापन की 7 विधियां बताई गई हैं। बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर योगाभ्यासों का अध्यापन विधि पुस्तक में ये 7 विधियां बताई गई हैं। सबसे पहले व्याख्यान विधि बताया गया है, लेक्चर मेथड है। इसका इंग्लिश वाला भी नीचे है, तो एक बार हिंदी देख लेते हैं। पहले व्याख्यान विधि पहले है, उसके बाद निर्देशन अनुक्रिया विधि है, फिर उसके बाद वैयक्तिक निर्देशन विधि है, फिर चौथे नंबर पर समूह चर्चा विधि है, 5वें नंबर पर निर्देशित अभ्यास विधि है, 6ठे नंबर पर परियोजना विधि है और 7वें नंबर पर प्रदर्शन विधि है। क्या है? अध्यापन की 7 विधियों की चर्चा है। इसी को इंग्लिश में देखें तो पहले लेक्चर मेथड है, उसी का नाम है व्याख्यान विधि। दूसरा है रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड, रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड, उसी को निर्देशन अनुक्रिया विधि कहा गया है, ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड। तीसरा है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड, यानी वैयक्तिक निर्देशन विधि, वैयक्तिक निर्देशन विधि तस्वीर के साथ दिया हुआ है। फिर चौथा है ग्रुप डिस्कशन विधि, समूह चर्चा वाला। पांचवा है असाइनमेंट मेथड, जिसको निर्देशित अभ्यास विधि, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। निर्देशित अभ्यास विधि को असाइनमेंट मेथड कहा जाता है, निर्देशित अभ्यास विधि को असाइनमेंट मेथड कहा जाता है। छठा है परियोजना विधि, उसको प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है, परियोजना विधि को। और सातवां है डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन को प्रदर्शन विधि कहा जाता है। एक एक लाइन में देखिए, लेक्चर मेथड हुआ परिपक्व छात्रों के लिए, जो टीचर होते हैं वो लेक्चर देते हैं, लंबे लंबे लेक्चर, कॉलेज में जनरली इसका इस्तेमाल होता है। रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड जो है, जिसको कि निर्देशन अनुक्रिया विधि कहते हैं, उसमें विषय की प्रस्तुति होती है और साथ साथ क्वेश्चन भी ले लिया जाता है या किसी से बीच में रुक करके पूछ लिया जाता है, तो छात्र को इन्वॉल्व किया जाता है। छोटे समूह में ये बड़ा कारगर होता है। फिर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड, सीखने की प्रक्रिया समूह के बावजूद भी व्यक्तिगत तौर पर भी होती रहती है। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड साथ में भी कर रहे हैं, ग्रुप में भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्तिगत भी किसी को अभ्यास बताया जाता है। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन मेथड है, इसमें किसी समस्या के समाधान के लिए ग्रुप डिस्कशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद असाइनमेंट मेथड है, असाइनमेंट मेथड का नाम निर्देशित अभ्यास विधि, इसको अलग से एक नोट कर लीजिएगा। असाइनमेंट मेथड का नाम निर्देशित अभ्यास विधि है, ये आपको परेशान करेगा, पहले बता रहा हूँ फिर आपको दिक्कत होगी, तो नोट कर लीजिए वहां पर। यौगिक क्लास के बाद असाइनमेंट मेथड में कहा गया है छात्रों को अलग से दूसरे कार्य का अभ्यास करने के लिए दिया जाता है या कहा जाता है। फिर प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड का नाम क्या है? परियोजना विधि, परियोजना को प्रोजेक्ट कहा जाता है, परियोजना विधि। अभ्यास के बारे में अपना अनुभव पुस्तिका जो आप तैयार करते हैं उसको प्रोजेक्ट कहा जाता है, किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर, जैसे मान लीजिए हलासन के बारे में आपको प्रोजेक्ट दिया गया, हलासन पर आपको पूरा काम करना है। फिर लास्ट में है सातवां है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को प्रदर्शन विधि कहा जाता है कि आपने कोई यौगिक अभ्यास कंप्लीट कर लिया, सार्वजनिक स्थान पर आपको उसका प्रदर्शन करना है, ये स्पर्धा रहित होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्पर्धा रहित होना ये इंपॉर्टेंट है।
और दक्षता पर बल देता है। वो दक्षता भी कैसी, व्यक्तिगत दक्षता पर, और इसमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता, सबका अपना अपना होता है। 7 विधियों को याद करने का तरीका हम लोगों ने देखा था। व्याख्या निर्देशन, व्यक्ति और समूह को निर्देशित कर परियोजना का प्रदर्शन करें। व्याख्या निर्देशन, तो इसमें 2 हो गया, व्याख्यान और निर्देशन वाला हो गया। व्यक्ति और समूह को निर्देशित कर, तो इंडिविजुअल हो गया और ग्रुप डिस्कशन हो गया। निर्देशित कर परियोजना का प्रदर्शन, निर्देशित वाले में हो गया असाइनमेंट, और परियोजना वाला प्रोजेक्ट, और प्रदर्शन करें डेमोन्स्ट्रेशन। तो व्याख्या निर्देशन, व्यक्ति और समूह को निर्देशित कर परियोजना का प्रदर्शन करें, ऐसा आप ही लोगों ने बनाया हुआ था। उसके बाद हम लोग आते हैं अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हो सकते हैं। आपने अध्यापन विधि तो बहुत अच्छा ले लिया, लेकिन उसको प्रभावित भी वो होता है। कैसे होता है? विषय वस्तु से प्रभावित होता है, पहले की पृष्ठभूमि से प्रभावित होता है। ऐसे स्पेशल बैच हमने कर लिया और इसमें हम फास्ट पढ़ाते जा रहे हैं, और जो स्टूडेंट है उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, उसके लिए फायदेमंद होगा ही नहीं ये स्पेशल बैच। तो इसमें अभी लेक्चर मेथड चल रहा है, अभी हम रिस्पांस वाला नहीं ले रहे आपका, अभी हम सीधे लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड किनके लिए होगा? मैच्योर स्टूडेंट के लिए, ध्यान दीजिएगा, मैच्योर के लिए। और अभी हम मानकर चलते हैं जितने लोग हैं सभी मैच्योर हैं, क्योंकि पहले ये पढ़ चुके हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, बस उनका रिवीजन हो रहा है। तो पहले की पृष्ठभूमि, छात्रों का अनुभव, वो मायने रखता है किसको? अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले घटक के तौर पर। तीसरा है अध्यापक के बारे में चर्चा है। अध्यापक के बारे में भी कहा गया, अगर अध्यापक अच्छे नहीं है, उनमें खूबियों में कमी है, नहीं अच्छी खूबी है, तो भी वो मेथड कारगर नहीं होगा, प्रभावित हो जाएगा पढ़ाने का तरीका। फिर सुविधाओं की चर्चा आती है। सुविधाओं में कहा गया है आपको योग की क्लास ले रहे हैं प्रैक्टिकल, तो उसके लिए अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। थियोरी क्लास ले रहे हैं, माफी चाहूंगा, थियोरी क्लास ले रहे हैं तो थियोरी के लिए भी बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है, सुविधाएं चाहिए होती हैं। और 5वां है वैज्ञानिक सिद्धांत। तो वैज्ञानिक सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे शरीर रचना का ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, आपको शैक्षणिक सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए, तो ये सारे वैज्ञानिक सिद्धांत में आते हैं। ये प्रभावित करता है अध्यापन विधि को। तो अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले 5 घटक हैं। अध्यापन विधि कितने बताए गए हैं? अध्यापन की 7 विधियां, प्रभावित करने वाले 5 घटक। तो एक एक लाइन में इसको लिखते जाइएगा, 5 घटक। फिर एक ये भी हमने ले लिया हुआ है, एक अच्छे अध्यापक होंगे उसके अंदर की क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। एक तो उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन में शब्द भी आता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और उनको खुद पढ़ा रहे हैं तो उस अध्यापन से उसका प्रेम होना चाहिए, पढ़ाने के कार्य से प्रेम होना चाहिए। दूसरों की रुचि और अनुभव का आदान प्रदान कर पाए, अपने अनुभव का दूसरों की रुचि का भी ध्यान रखें तो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। फिर छात्र की स्थिति में अपने आप को ढाल सकने की भी योग्यता होनी चाहिए, कि हम भी कभी छात्र थे, हमें क्या परेशानी हुई, तो इस दौरान छात्रों को उसी तरीके की परेशानी हो रही होगी। छात्रों को हतोत्साहित नहीं करना है, उसके बिना उनकी जिज्ञासा को दूर करना है। आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, एकदम प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बाहर से भी अंदर से भी। व्यक्तित्व में बाहरी और आंतरिक दोनों चीजें सम्मिलित होती हैं। और खुद की जीवन शैली के द्वारा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। हमने कहा बच्चों मैदा नहीं खाना चाहिए, समोसा नहीं खाना चाहिए, और आप जब बच्चों के बीच गए, वहां पर कहीं स्टॉल पर लगा हुआ है समोसा और कोल्ड ड्रिंक, तो आप उनके सामने पीने लग गए, तो आप क्लास में कितना भी कहोगे तो बच्चे कहेंगे गुरुजी आप भी तो पी रहे थे, तो बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। तो खुद की जीवन शैली के द्वारा आदर्श प्रस्तुत करना, छात्रों के प्रति व्यवसायिक उत्तरदायित्व की भावना, इसको कहते हैं ना प्रोफेशनल रहना। व्यवसायिक उत्तरदायित्व यानी आपको प्रोफेशनल रहना है छात्रों के प्रति। आवाज मधुर होनी चाहिए और आवाज प्रभावी भी होनी चाहिए। कॉमन चीजें कही गई हैं, कॉमन चीजें इतनी अच्छी हैं कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हमने देखा अध्यापन विधि 7, अध्यापन विधि को, अध्यापन को प्रभावित करने वाले घटक 5 देखा हमने। अब हम सिद्धांत देखते हैं। अध्यापन विधियों की संरचना जो तैयार की जाती है, उनमें 5 सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है। 5 सिद्धांत का ध्यान रखा जाता है किसी भी अध्यापन विधि को तैयार करने में, उसका स्ट्रक्चर बनाने में। कौन से सिद्धांत का? यौगिक सिद्धांत का, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का,
शरीर रचना और क्रियात्मक सिद्धांत का, शैक्षणिक सिद्धांत का, समाज वैज्ञानिक सिद्धांत का। योग करेंगे तो मन और शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, फिर उससे हमें शिक्षा मिलेगी, फिर समाज बेहतर होगा। ऐसे याद कर लीजिए, सीक्वेंस बना लीजिए। योग करेंगे तो मन और शरीर बेहतर होगा, उससे हम शिक्षित हो गए, अब समाज भी बेहतर हो जाएगा। तो आपका पांचों सीक्वेंस, 5 सिद्धांत याद रहेगा। यौगिक सिद्धांत में कुछ यहाँ एक प्लेट में देखते हैं, लेकिन इसमें से शरीर क्रियात्मक और शैक्षणिक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें थोड़ा डिटेल देखना पड़ेगा। पहले देखिए, यौगिक सिद्धांत में कहा गया है योग में झटके को मना किया गया है। कोई झटका जल्दी 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 अभ्यास नहीं करना है। खिंचाव होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, और स्ट्रेचिंग होनी चाहिए स्थिरता के साथ में। और हर व्यक्ति के लिए आसन में रुकने का की व्यवस्था अलग होती है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार रुकता है। थकान अगर बीच में हो तो शवासन या मरकट आसन, कोई आसन ऐसे लेने हैं, मरकट आसन कह रहा हूं, मकर आसन कोई ऐसे लेने हैं जो शिथिलात्मक आसन है, जो आपके मसल्स को रिलैक्स करे। मन शांति से शुरू, और मन की शांति से आप अभ्यास की शुरुआत करेंगे, योगिक अभ्यास की, और प्रार्थना से मन को शांत करके संपन्न करेंगे। फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक सिद्धांत में थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसा होता है, कंफ्यूजन की स्थिति होती है, वो भी हम लोग देखेंगे। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में कहा गया है सीखने में रुचि का पैदा होना। सीखने में रुचि का पैदा होना मनोवैज्ञानिक में कहा गया। इसको जनरली हम लोग शैक्षणिक से जोड़ देते हैं, इसको स्पेशल नोट कीजिएगा। सीखने के लिए लगातार क्रिया करना, अध्यापन के लिए प्रेरणादायक होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। फिर कहा गया न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन अगर आ जाए, कहाँ से संबंधित है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से। सबके सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, सबके सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में आता है। और छात्रों को विषय की जानकारी पहले से होनी चाहिए। आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, अगर छात्रों को पहले से पता होगा तो उस हिसाब से जितनी उनकी तैयारी हो पाएगी, एटलीस्ट उतनी तैयारी करके वो आ पाएंगे। और अगर स्टडी में विश्राम मिलता है बीच में, तो परिणाम अच्छे होते हैं, परिणाम अच्छे होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो गया। शरीर रचना और क्रियात्मक सिद्धांत में अभी हम लोग डिटेल में जाएंगे। इसमें कहा गया सबके शरीर की संरचना भी अलग होती है, खास करके अगर स्त्री पुरुष की देखें तो अलग होती है। यहाँ हम लोग स्त्री पुरुष का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए सभी व्यक्ति का भी अलग अलग होता है। कोई दिव्यांग है, उनके लिए अलग योग होगा, उनकी संरचना अलग होगी, स्वस्थ व्यक्ति की अलग होगी। तो शरीर रचना क्रियात्मक सिद्धांत भी आपको महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है, चौथा वाला, कि सीखना जो है रिसेप्टर्स द्वारा प्रभावों पर निर्भर करता है। रिसेप्टर्स किसको कहते हैं? आपकी जो इंद्रियां हैं, जो मैं बार बार चर्चा करता हूँ, पहली क्लास से ही 6 महीने चर्चा हो रही है कि आपकी इंद्रियां जो रिसेप्टर्स हैं, जो ग्रहण कर रही हैं ज्ञान को, उसको जितना इन्वॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा रिसेप्टर्स आपके इन्वॉल्व होंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। यानी अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेना चाहिए। उसके साथ ही प्रगमन का सिद्धांत जरूरी है, इसको भी देखेंगे। फिर समाज वैज्ञानिक सिद्धांत में कहा गया है सामाजिक व्यवहार में भी उस ज्ञान को, यानी योग के ज्ञान को अपनाना है, योग के सिद्धांत को जीवन में उतारना है। हमने कहा दो को हम डिटेल में देखेंगे, शरीर रचना क्रियात्मक सिद्धांत, और दूसरा हम लोग शैक्षणिक सिद्धांत। तो पहले शरीर रचना क्रियात्मक सिद्धांत देखते हैं, जो तीसरे नंबर पर आपका है। कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हैं। शरीर रचना क्रियात्मक में कहा गया पुरुषों की मांसपेशियां, पुरुषों का शरीर मजबूत होता है, स्त्रियों का कमजोर होता है, मांसपेशियां भी थोड़ी कमजोर होती हैं। पेशियों का भार देखिए पुरुषों का, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 41.8% होता है पूरे शरीर के भार का, मसल्स वेट 41.8% होता है। वहीं महिलाओं में ये 35.8% होता है। इसका मतलब है कि मसल्स जो है वो महिलाओं में कम होती, कम का मतलब कमजोर सी होती है। अब यहाँ भार वेट से है, तो इसको नोट कीजिएगा स्पेशल डायरी में। यानी स्त्रियों में, फीमेल में फैट टिश्यू ज्यादा होते हैं, कॉमन बात हो रही है। कोई विशेष स्थिति में बचपन से बहुत अभ्यास कर रही हैं तो उनका अलग होगा, ये कॉमन बात हो रही है। स्त्रियों में फैट टिश्यू ज्यादा होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। पेट की जो मांसपेशियां होती है, कोर मसल्स या पेट की भित्ति जिसको कहते हैं, पुरुषों में मजबूत होती हैं, महिलाओं में सामान्यतः कमजोर होती हैं। उसके कई कारण होते हैं।
उसके बाद आते हैं शारीरिक बनावट भी पुरुषों का अलग होता है, महिलाओं का अलग होता है। जैसे वक्ष स्थल है, कमर है, चौड़ा होता है जेंट्स का, महिलाओं का थोड़ा छोटा होता है। और कमर के पास भी जो कोण बनता है वो भी महिलाओं का अलग होता है, पुरुषों का अलग होता है। तो वहां से भी कई बार दिक्कत होती है। जैसे पुरुषों में लंबोसेक्रल एंगल 133 डिग्री का होता है, लंबोसेक्रल एंगल, और महिलाओं में यही 138 डिग्री का होता है। इस वजह से महिलाओं को कमर दर्द की समस्या ज्यादा होती है। हालांकि आजकल किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से उनको आशंका रहती है कि ज्यादा होगी। 133 डिग्री, 138 डिग्री, यहाँ भी 41.8, 35.8, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है। मांसपेशियों में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो मांसपेशियों में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कान बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कान में एक नली होती है जो अर्धचंद्राकार नली होती है, उसमें इंडोलिम्फ द्रव्य भरा होता है। हो सकता है आपको गुलशन सर ने पढ़ाया होगा। इंडोलिम्फ द्रव्य भरा होता है, और वो द्रव्य अगर हिल जाए तो शरीर का बैलेंस हिलने लगता है। ये द्रव्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आंख अगर खराब हो जाए तो भी आपका बैलेंस खराब हो सकता है। त्वचा पर जैसे कोई चीज अगर आप रिसेप्टर्स खराब हो गए स्किन वाले, तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। लिगामेंट्स आपके हैं अगर डैमेज हो गए तो उससे भी शरीर का बैलेंस खराब हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कौन सा, ये हम देख रहे थे शरीर का जो क्रियात्मक है, यानी शरीर का रचना और क्रियात्मक सिद्धांत देख रहे थे। अब हम शैक्षणिक सिद्धांत का देख रहे हैं, चौथा वाला। ये चौथा है। शैक्षणिक सिद्धांत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना जरूरी है। तो इसमें तीन बातें कही गई हैं। अधिगम यानी सीखने के दौरान निर्देश का अहम रोल होता है। इसको तीन पार्ट में बांटा गया, हो सकता है पूछ दे। एक तो यौगिक कार्य से पहले निर्देश दिया जाता है, आप योग कराने जा रहे हैं, पहले निर्देश दे दिया। एक निर्देश दिया जाता है कि यौगिक कार्य करते समय भी निर्देश दिया जा रहा है, करा भी रहे निर्देश भी दे रहे हैं। और एक निर्देश होता है कि लास्ट में दिया जाता है, यौगिक कार्य कंप्लीट हो गया उसके लास्ट में कुछ निर्देश दिए गए। जैसे लास्ट वाला निर्देश होगा, आपका योग अभ्यास हो गया, पहले दिन करने गए, गुरु जी ने कहा कि आपने योग अभ्यास अभी कंप्लीट किया है, 45 मिनट्स के बाद ही आप भोजन करेंगे। ये तो लास्ट वाला निर्देश हो गया। बीच वाला देखो, ऊपर अच्छे से खींचो, कमर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कान से बाइसेप्स लगे होने चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। इस तरह के निर्देश साथ साथ चलते हैं। शुरुआती निर्देश भी कुछ होता है। चूंकि हम लोग सब योगा टीचर हैं, योग शिक्षक हैं, हमें इसमें दिक्कत नहीं होगी समझने में, सब इसका इस्तेमाल करते हैं। एक ये सिद्धांत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रगमन का सिद्धांत। ये पेपर 1 में भी पूछ लिया जाता है, जिसमें दो बातें महत्वपूर्ण है। एक है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दूसरा है नोन टू अननोन। सरल से जटिल की ओर हमेशा जाना चाहिए। किसी को बच्चे को सिखाना है, पहले हल्की चीजें सिखानी चाहिए, इंटरेस्ट जगह, फिर उसके टफ वाली चीजों में जाएंगे। और ज्ञात से अज्ञात, जो चीजें उसको आता है पहले वो बताइए, और उससे जो उसको नहीं आता है उस तरफ जाने की कोशिश कीजिए। तो सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात, उसी को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और नोन टू अननोन कहा गया है। प्रगमन के दो सिद्धांत हैं। उसके अलावा तीन ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आया हुआ है कई बार। जिसमें कहा गया है सीखने की प्रभावी प्रक्रिया में तीन विधि महत्वपूर्ण है। एक पूर्ण विधि या सकल विधि कहा जाता है, एक अंश विधि है, और एक कहा गया पूर्ण अंश विधि या संयुक्त विधि या प्रगामी विधि, प्रगामी अंश विधि, या पुनरावृत्ति अंश विधि, या निरंतर अंश विधि। इतने नाम है, कैसे याद रखेंगे। एक पूर्ण हुआ, एक अंश हुआ, दोनों को जोड़ देंगे, पूर्ण अंश विधि तीसरा हो गया। एक पूर्ण विधि, एक अंश विधि, तीसरा पूर्ण अंश विधि। पूर्ण को ही सकल कहा जाता है। सकल का मतलब ही होता है कंप्लीट, अंश मतलब होता है छोटा। पूर्ण और अंश दोनों को जोड़ने वाली बात हो गई। तो पूर्ण विधि में, इस विधि में माना जाता है कि आप अब परफेक्ट हो गए हैं, तब जो आपका अभ्यास होगा वो अभ्यास एक बार में ही आप चक्रासन उत्थि चक्रासन लगा लेंगे। तो ये होता है परिपक्व छात्रों के लिए। पूर्ण विधि किसके लिए, परिपक्व छात्रों के लिए से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अंश विधि जो होता है वो अपरिपक्व छात्रों के लिए होता है, नए छात्रों के लिए होता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाया जाता है। इसमें सरल से जटिल की ओर जाया जाता है।
और पूर्ण अंश विधि में कहा जाता है एक भाग सीखने के बाद दूसरी भाग में कहा जाता है उसको क्लब किया जाता है, जो दूसरे से जोड़ी बना करके फिर अभ्यास किया जाता है ताकि पूर्णता प्राप्त हो। कि पहले आपको हस्तोत्तान आसन सिखाया, पाद हस्तासन, एक एक आसन अलग अलग, सबको जोड़ दिया, सूर्य नमस्कार बन गया। यहाँ शैक्षणिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु कंप्लीट हो गया है। हम लोग देखे 5 सिद्धांत को याद रखने का तरीका देखा था। योग किया तो मन और शरीर स्वस्थ हो गया, शिक्षित हुए फिर हम, और समाज को सुधारा जा सकता है। तो यौगिक सिद्धांत, फिर मनोवैज्ञानिक, फिर शारीरिक रचनात्मक क्रियात्मक, फिर शैक्षणिक सिद्धांत, फिर समाज वैज्ञानिक सिद्धांत, 5 सिद्धांत हुआ। ऊपर हम लोगों ने 7 विधियां पढ़ी थी। 7 विधियों को याद रखने का तरीका हम लोगों ने देखा था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। व्याख्या निर्देशन, व्यक्ति और समूह को निर्देशित कर परियोजना का प्रदर्शन करें, यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम सीधे क्लास मैनेजमेंट पर आते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासरूम मैनेजमेंट। अब इसको देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट में 4 विभाग में बताया गया है योगाभ्यासों का अध्यापन विधि पुस्तक में। जो योग के अभ्यासी हैं उनको कितनी कैटेगरी में बांटेंगे, उनको 4 कैटेगरी में बांटेंगे। कहाँ कहा गया है ये कहा गया है क्लासरूम मैनेजमेंट के दौरान, कक्षा प्रबंधन के दौरान कहा गया है। पहले तो प्रारंभिक छात्र होगा, जो शुरुआत पहला दिन आया हुआ है उसके लिए। फिर अनुभवी छात्र हुआ, जो पहले से है, पहले से किया हुआ अनुभवी छात्र, इनका ग्रुप अलग होना चाहिए। विद्यालयी छात्रों का ग्रुप होना चाहिए, इसमें एज दिया हुआ है 6 से 18 साल, इसको ध्यान रखेंगे, 6 साल से 18 साल। फिर उसका चौथा ग्रुप है विशेष ध्यान दिए जाने योग्य छात्र। कोई बुजुर्ग है 4-5, उनके अलग होंगे। लिंग के अनुसार हो सकता है विशेष ध्यान के, महिलाओं का अलग ग्रुप बना ले, पुरुषों का अलग ग्रुप बना ले, डायबिटीज वालों का अलग बना ले, हाई बीपी वालों का अलग बना ले, लो बीपी वालों का अलग बना लें, बैक पेन वालों का अलग बना लें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उसका अलग बना लें। इस तरह से अलग अलग ग्रुप बनाए जा सकते हैं। या कोई विकलांग या दिव्यांग वाले आते हैं, उनका ग्रुप अलग बना लिए, सब आ जाएंगे विशेष ध्यान दिए जाने योग्य छात्र। यानी 4 प्रकार से आप अभ्यासियों का समूह बांट सकते हैं, ये ध्यान देंगे। अब सवाल है कि पढ़ा रहे, पढ़ाई के दौरान कई बार छात्र डिस्टर्ब भी करते हैं, भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसके लिए क्या कहा गया अभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में। जो छात्र कक्षा में बाधा डालते हैं तो कुछ समय के लिए उनका ध्यान पढ़ाई से रोकिए और अपनी ओर खींचना चाहिए अध्यापक को। मान लीजिए कोई एक छात्र बदमाशी कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए एक छात्र है बी नाम के छात्र ने कुछ ऐसा किया जिससे सबको डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मैं कुछ देर के लिए बी से बात करूंगा, भी क्या दिक्कत हो रही है, कैसे हो, कहाँ पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, अपनी ओर खींचे। अगर उतने वो समझ गया तो ठीक है। अब 2-3 अगर बदमाशी कर रहे हैं तो किसी एक छात्र का नाम लेंगे और उसी से सवाल पूछ देंगे, बताओ अभी जो हमने पढ़ाया उसमें से क्या है। नहीं जवाब देंगे तो उनको चेतावनी देंगे, अभी पढ़ा रहे थे, यही ध्यान रखो। आपकी वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, खुद तो नहीं पढ़ रहे, बाकियों को भी डिस्टर्बेंस हो रही है। एक ये हुआ। समझाने के बावजूद नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, तो उन छात्रों को अलग अलग करना उपयोगी होता है। ये करते हैं ना, 2 छात्र आपस में बात कर रहे, दोनों को अलग अलग बिठा दिया, चलो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर भी नहीं माने तो फिर कहा गया उन्हें कुछ समय के लिए कक्षा से बाहर निकाल दें, कुछ समय के लिए कक्षा से बाहर निकालना, कुछ समय के लिए, फिर कक्षा में वापस बुला लेंगे। अब इसको रहने देते हैं, बाकी रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कक्षा में बैठने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। वैसे जब आप लोग वैसे उसमें पढ़ते हैं, बीएड वगैरह में, एमएड में पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत डिटेल बताया जाता है। यहाँ ज्यादा डिटेल नहीं है, यहाँ थोड़ा सा बताया गया योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में। इसमें 3 तरीकों की चर्चा यहाँ पर अभी कर रहे हैं हम लोग। एक तो लाइन्स और रो में होता है, पंक्तियों में बैठना। फिर होता है सेमी सर्कल में बैठना, यानी अर्ध चंद्राकार। फिर होता है छोटे छोटे गोले बना करके स्मॉल सर्किल में बैठना। ऐसे 3 तरीकों से हम लोग जनरली बिठाते हैं। तो सबसे बड़ा समूह होगा तो लाइन और रो में उसको बिठाएंगे, सेमी सर्कल वाला होगा छोटे समूह को बिठाएंगे, मजबूरी में स्मॉल सर्कल भी हम लोग बना लेते हैं। स्मॉल सर्कल में ये होता है कि फिर टीचर को घूमते रहना पड़ता है, बीच में घूमेंगे नहीं तो किसी की तरफ पीठ होगा, किसी की तरफ मुंह होगा, तो उसमें घूमते रहना पड़ता है। अब सवाल है कि जब हम बिठा रहे हैं तो एक छात्र के लिए कितना स्पेस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छात्र के लिए 40 वर्ग फीट का स्पेस होना चाहिए योग अभ्यास के लिए। हाथ पांव पूरा फैलाए, आगे पीछे पूरा
तो 40 वर्ग फीट का स्पेस होना चाहिए। फिर कहा गया 40 वर्ग फीट स्पेस के साथ साथ उसके मैट की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो 6 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा होना चाहिए। 6 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा ऐसा कपड़ा होना चाहिए जिस पर वो योगासन करे, ऐसी चटाई होनी चाहिए। तो ये हो गया 40 वर्ग फीट वाला, ये इंपॉर्टेंट है। जमीन पर दरी बिछी हो तो बेहतर है, यदि दरी ना हो तो जमीन अच्छी तरह से साफ हो, और उसके ऊपर मैट बिछाएंगे या अपनी चटाई बिछाएंगे। मैट की लंबाई चौड़ाई 3 गुना 6 फीट का मतलब है 3 फीट चौड़ा 6 फीट लंबा है। और 40 फीट कैसे होता है देखिए, 3 और 6 फीट जो यहाँ दिया गया है, 40 फीट कैसे हो जाता है 40 स्क्वायर फीट? तो 6 में ही फीट में 1 फीट आगे और 1 फीट पीछे बढ़ा लिया जाता है, उतना हाथ को फैलाने का स्पेस माना जाता है। 1 फीट का गैप तो इतना रखना है। तो हो गया, 6 में 1 फीट आगे बढ़ाएंगे 1 फीट पीछे बढ़ाएंगे तो 8 फीट हो गया, एक एक फीट। 3 फीट में भी 1 फीट साइड में बढ़ा लेंगे, 1 फीट दूसरे साइड में बढ़ा लेंगे, 5 हो गया। 5 गुना 8 करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 40 स्क्वायर फीट हो जाएगा। अब सवाल ये, यदि छात्र समूह बहुत बड़ा है तो हम मंच का होना जरूरी है। तो मंच अध्यापक मंच पर रहेंगे तो सभी छात्रों को अध्यापक देख पाएंगे और अध्यापक को सभी छात्र देख पाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर कहा गया है मंच ऐसा हो, मतलब बड़ा हो, जिस पर टीचर चहलकदमी कर पाए। जैसे यहाँ मंच है तो मंच बड़ा होना चाहिए, लाइनिंग में बैठा हुआ है। छोटा छोटा छात्र समूह है तो क्या होगा, अर्धचंद्राकार बिठाना चाहिए और इस तरह से बिठाना चाहिए कि हर छात्र को टीचर दिखे। अब साधन का महत्व देखिए, इसको हमने छोटा कर दिया हुआ है। इसमें कहा गया है अध्यापक को साधन के तौर पर मोटर और ज्ञानेंद्रिय से संबंधित साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ज्ञानेंद्रिय से संबंधित हो गया, कौन कौन से? कान के लिए, आंख के लिए, दृश्य। इससे सवाल आता बहुत आसान होता है, इसको भी हम कई बार गलत करके आ जाते हैं। ग्रामोफोन है, रेडियो है तो सिर्फ सुनते हैं, देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ कान के लिए साधन है। आंख के लिए है, सिर्फ आंख के लिए तो चित्र है। सिनेमा पर हम देख रहे हैं तो सिर्फ देख रहे हैं। कैमरा है, सिर्फ देख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, चार्ट है, सिर्फ देख रहे हैं। अगर दोनों है, कोई वीडियो ऐसा चल रहा है जिसमें ऑडियो भी है विजुअल भी है, तो ऑडियो विजुअल माध्यम जो जनरली टीवी होता है या और भी वीडियो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑडियो विजुअल दोनों हो जाएगा, आंख कान दोनों के लिए हो जाएगा। तो अगर एक चित्र, अब चित्र की महत्ता, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, तो उसका इम्पोर्टेंस हठयोग के अभ्यास में भी किया जाता है। और चित्रों के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक तस्वीर लटका करके उसको लंबे समय के लिए छोड़ना चाहिए, तब उसके बारे में समझाना चाहिए। लटका के पहले क्लास में छोड़ दीजिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जगे, बार बार देख रहा है, समझ रहा है, फिर बाद में उसको जो है डिस्क्राइब करना है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब टीचर प्रश्न कैसे पूछे, किनसे कौन सा प्रश्न पूछे। तो कठिन प्रश्न पूछेंगे जो पढ़ने वाले तेज विद्यार्थी हैं, और जो थोड़े पढ़ने में कमजोर हैं उनसे सरल प्रश्न पूछेंगे ताकि वो जवाब दे पाए। और सभी से विनम्रता पूर्वक सवाल पूछेंगे, पहले सरल प्रश्न पूछेंगे बाद में कठिन प्रश्न पूछेंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्नों के प्रकार, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो प्रश्नों के 7 प्रकार बताए गए हैं योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में, जिसमें कहा गया प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, फिर कहा गया डेवलपिंग क्वेश्चन, यानी प्रश्न बनाना। प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी वाला याद रहेगा, फिर प्रश्न बनाने वाला है, फिर विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न यानी थॉट्स प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं, फिर कुछ समस्याओं वाले प्रश्न होते हैं, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, और बोध कराने वाले प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन ऑफ कम्प्रीहेंशन वाले होते हैं, तुलनात्मक प्रश्न होते हैं, कंपैरिजन क्वेश्चंस, फिर लास्ट में सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। तो 3 तो आपको याद रह जाएगा, प्रस्तावना याद रह जाएगा, फिर प्रश्न बनाना, लास्ट वाला सारांश प्रस्तुत करना। लास्ट के आपको 4 याद करने, विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। अब प्रश्न बनाना है तो विचार करने पर मजबूर कर दिया, विचार करने पर मजबूर किया तो कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई, समस्याएं उत्पन्न हुई, सुलझाने के लिए उसको बोध हुआ, बोध हुआ तो तुलनात्मक प्रश्न करके सुलझा लिया। ऐसे कुछ निमोनिक खुद से भी आप बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं पाठ नियोजन पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ नियोजन के लाभ पूछे जाते हैं, पाठ नियोजन के गुण पूछे जाते हैं। अलग से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पाठ नियोजन के कौन से लाभ हैं, कौन से गुण हैं।
तो इसको एक ही पेज पर हमने लाने की कोशिश की है। देखिए पाठ नियोजन के लाभ में क्या आएगा और गुण में क्या आएगा। गुण में एक और चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, गुण को कह दिया जाता है एसेंशियल्स यानी आवश्यक तत्व भी कह दिया जाता है। इस ये शब्द देकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने दोनों शब्द डाल दिया हुआ। लाभ में देखिए पहले पाठ नियोजन से लेसन प्लान से क्या होता है, अध्यापकों को अपने विचार को गठित करने में यानी संरचना बनाने में सहायता मिलती है। पहला लाभ, अध्यापक का भी आत्मविश्वास बढ़ता है और वह मार्ग विचलन से बच जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है और इधर से उधर ना भटक जाए विषय से, तो मार्ग विचलन से बचते हैं। फिर कहा गया है अध्यापन प्रक्रिया और उद्देश्यों को मन में बनाए रखने में सहायता मिलती है। पहले से लेसन प्लान तैयार है, हमें समय पता है क्या पढ़ाना उतने समय में, तो उद्देश्य हमारा क्या है, अध्यापन प्रक्रिया हम कौन सा अपनाएं और उद्देश्य हमारा क्या है पढ़ाने का, वो एकदम सेट हो जाता है पहले से। फिर कहा गया पाठ नियोजन का लाभ कि हमें पता है कि हम आज पाठ नियोजन करने वाले हैं, पढ़ाने वाले, उसमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, प्रोजेक्टर की पड़ेगी, पहले से हमने इंतजाम करवा लिया। अचानक से पढ़ाने आ गए, लेसन प्लान तैयार नहीं किया तो ये सब दिक्कत होगी। तो सामग्री ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड टाइम पर, पहले से हमने लिस्ट बनाया हुआ है, उस हिसाब से हमने तैयार किया हुआ है। फिर भविष्य की योजनाओं के लिए लेसन प्लान से मदद मिलती है कि लेसन प्लान हमने किया हुआ है कि हमें 15 दिन, अगले 15 दिन क्या पढ़ना है, तो भविष्य की योजना भी हमारी तैयार हो जाएंगी। ये लाभ में, एडवांटेज में कहा गया है। अब बात आती है गुण और आवश्यक तत्व में। गुण और आवश्यक तत्व, इसी को एसेंशियल कहा जाता है। आवश्यक तत्व इसलिए लिखा कि सवाल इससे पूछे जाते हैं। देखिए एसेंशियल गुण में, इसे उपयोग करने से कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पाठ नियोजन यानी लेसन प्लान कब तैयार करना चाहिए, उपयोग करने से कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए। पाठ योजना स्पष्ट और विस्तृत होना चाहिए। लेसन प्लान स्पष्ट और विस्तृत, ये भी एसेंशियल में आता है, गुण में नहीं आएगा, देखिएगा। फिर वैयक्तिक भिन्नता का विचार करके बनी होनी चाहिए, ये भी आवश्यक तत्व में आता है। पाठ्य के उद्देश्यों का कथन कथन होना चाहिए। देखिए इधर उद्देश्य है, उद्देश्य बनाए रखने में मदद करती है, लेकिन यहाँ है कि पाठ के उद्देश्य का कथन उसमें होना चाहिए, लेसन प्लान में आप इंक्लूड होना चाहिए वो। फिर कहा गया है क्रियाओं और अनुभवों की क्रमबद्ध जानकारी होनी चाहिए। कौन से क्रिया करा रहे हैं, पहले क्या करवाया था, अभी क्या करवाने जा रहे हैं, उससे क्या होने वाला है, ये लेसन प्लान में फिक्स होना चाहिए। लेसन प्लान में ये भी होना चाहिए मैं आज जो क्लास लेने वाला हूँ उसमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, आवश्यक सामग्री। साथ ही यौगिक अभ्यास से जुड़ी कौन सी क्रियाविधि हम कराने जा रहे हैं उसका विवरण होना चाहिए, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो। पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा की गई टीका टिप्पणी देने का प्रावधान होना चाहिए कि ये तो पढ़ लिया, मेरी तरफ से इसमें स्पेशल कुछ बातें कही जा रही हैं। अब जिस अध्यापन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किसी भी अध्यापन विधि का उस लेसन प्लान में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अध्यापन विधि कितने हैं, 7 अध्यापन विधि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, लेक्चर मेथड से हम लोगों ने शुरू किया हुआ था अध्यापन विधि में। उन 7 में से जिसको भी चुन रहे हैं वो उस जगह के लिए, उस ग्रुप के लिए, उस माहौल के लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए। समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, सामग्री के हिसाब से संभव होना चाहिए, तभी उसी विधि को हम चुनेंगे। अध्यापक में किसी खास विधि को सही और रोचक तरीके से प्रस्तुत करने की कुशलता भी होनी चाहिए। यह भी एसेंशियल तत्व कहा गया है, एसेंशियल्स कहा गया, गुण में कहा गया है। तो पाठ नियोजन का गुण और लाभ हमने देख लिया, ये मैच नहीं होना चाहिए। लाभ और गुण यानी आवश्यक तत्व दोनों अलग अलग क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब पाठ नियोजन हम लोग देखते हैं। पाठ नियोजन को लेकर के कंफ्यूजन होती है। जो योगाभ्यासों का अध्यापन विधि पुस्तक है, शुरुआत में जो पाठ नियोजन को डिटेल में बताया गया है, फिर बाद में जो बताया गया उसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है। आज उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। हर बैच में होता है, क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछने लगते हैं पहले क्या उसके बाद क्या। तो देखिए जो फाइनल वाला है वो आपके सामने है, उसका जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कौन सा अप्रोप्रिएट मोस्ट होगा। कई बार हम पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है उस हिसाब से एमसीक्यू का रूल चलता है। सबसे पहले पाठ का प्रारंभ कहा गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, पाठ का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाठ का प्रारंभ सबसे पहले, कोई भी चीज शुरू करेंगे ना, प्रारंभ कहा गया है।
पुस्तक में जो लिखा है वो उसी को कर रहे हैं। दूसरा कहा गया क्रियाविधि का प्रारंभ। अब लेसन की प्रैक्टिस हो रही है, जब लेसन की प्रैक्टिस हो रही है उसमें कहा गया 3 चीजें होती है। बैठक सिटिंग प्लान होता है, अभ्यास का मौखिक परिचय होता है, और आंशिक और पूर्ण अभ्यास होता है, पार्शियल एंड कंप्लीट एक्सरसाइज होता है क्रियाविधि में। ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे बैठक व्यवस्था तो सबसे पहले होना चाहिए। अब यहाँ पर इस तरह से कहा गया है, लेकिन अगर किसी सीक्वेंस में बैठक व्यवस्था पहले बन रही है, उस सीक्वेंस ऐसे ही, वहां वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए, पाठ का प्रारंभ जब दिया हो और उसके बाद क्रियाविधि दी हुई है, तो पाठ का प्रारंभ पहले, क्रियाविधि बाद में। और क्रियाविधि के अंतर्गत 3 चीजें, बैठक व्यवस्था, अभ्यास का मौखिक परिचय, आंशिक और पूर्ण अभ्यास कहा गया है। बैठक व्यवस्था, अभ्यास का प्रारंभ उसी स्थिति में किया जाता है, बैठक व्यवस्था जिसमें बैठे हुए हैं, यानी बैठ तो पहले गए हुए हैं, बैठ पहले ही गए हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है अभ्यास का आरंभ उसी स्थिति में किया है, तो इसमें बैठे हुए हैं। तो उस हिसाब से माना जाए कि बैठक तो पहले हो ही जाता है, तभी तो प्रार्थना शुरू होगा। अभ्यास का मौखिक परिचय, वक्रासन का बच्चों आज हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं। आपके रीढ़ की हड्डी के लिए, स्पाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको स्वस्थ बनाने के लिए वक्रासन के अभ्यास से पहले कौन सा अभ्यास करना चाहिए ताकि वक्रासन आपका अभ्यास अच्छा होगा, ये सारी बातें हो गया मौखिक परिचय में। फिर आंशिक और पूर्ण अभ्यास, अब पहले टीचर करके बताएंगे, या टीचर करके ही सबसे अच्छा होता है बताना, नहीं टीचर कर सकते, उनको कोई दिक्कत है तो कोई एक डेमो लेंगे, वो छात्र में से किसी को लेंगे, उसका डेमो करके दिखाएंगे, प्रदर्शन उसका करेंगे, आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से दोनों तरीके से करके बीच में बताते हैं। फिर व्यक्तिगत अभ्यास की बात आती है, 2 हम लोगों ने देख लिया, पाठ का प्रारंभ, क्रियाविधि का प्रारंभ, फिर है व्यक्तिगत अभ्यास। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, व्यक्तिगत अभ्यास के भी 2 पार्ट कहे गए हैं, एक समय का निर्धारण, दूसरा कहा गया अशुद्धियों को देखना और सुधारना। व्यक्तिगत अभ्यास में कहा गया है समय का निर्धारण, शुरुआत में आपको व्यक्तिगत अभ्यास करने के लिए दे दिया गया 5 मिनट तक आप खुद से करें। 5 मिनट बाद कहा जाता है कि अब सब करो, मैं देखता हूँ। अब अशुद्धियों को देख रहे हैं, सुधार रहे हैं। फिर उसके बाद सबको कहते हैं एक साथ करना, सामूहिक रूप से। अब आपको सुधार दिया, जो कमियां थी वो भी बता दिया, चलो अब एक साथ अभ्यास करते हैं। इसमें भी फिर वही बात होती है, समय का निर्धारण और अशुद्धियों को देखना और सुधारना। फिर पाठ समाप्ति में कहा गया है शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे और प्रश्न उत्तर जरूर रखेंगे। इस बीच में कई और स्टेप्स भी होते हैं जो ऊपर हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो वो पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि डिटेल में आप पहले पढ़ चुके हैं। अब सीधे हम लोग आते हैं ध्यान के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे गए हैं उसको देखते हैं जो एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है। जिस योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में कहा गया है कि 20 से 30 मिनट के ध्यान से प्राण वायु का ग्रहण कम किया जा सकता है। यानी अब क्वेश्चन आ जाएगा, प्राण वायु का ग्रहण कम किया जा सकता है कितने मिनट के अभ्यास से ध्यान के? तो ध्यान का अगर 20 से 30 मिनट का अभ्यास किया जाए तो प्राण वायु सूक्ष्म हो जाती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, वो 20 से 30 मिनट का अभ्यास 6 से 7 घंटे की नींद के बराबर होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो जाए, कितनी देर का ध्यान करना चाहिए? 20 से 30 मिनट का। फिर अब ध्यान में हृदय गति और श्वसन गति घटती है, ध्यान रखिएगा, हृदय गति श्वसन गति घटती है। परानुकंपी प्रभाव की ओर झुकाव होता है। यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ये हो गया एनाटॉमी में, उसी के लिए दिया हुआ है। एक होता है फाइट फ्लाइट, एक होता है रिलैक्स वाला। तो ये रिलैक्स वाला परानुकंपी प्रभाव की ओर झुकाव होता है, ये कहा गया है। अब ध्यान की अवस्था में अगर ईईजी किया जाए, ईईजी, तो उससे पता चलता है कि ब्रेन के अंदर ऊंचे अल्फा वेव्स पैदा हो रहे हैं। ध्यान के अंतर्गत कौन से वेव्स पैदा हो रहे हैं? ऊंचे अल्फा वेव्स पैदा हो रहे हैं। बीच बीच में थीटा वेव्स भी पैदा हो रही, थीटा तरंगे भी उत्पन्न हो रही हैं। ये ध्यान रखें, 2 लाइन याद रखेंगे, अल्फा वेव्स रहेंगी, बीच बीच में थीटा वेव्स भी आएंगी। ध्यान के दौरान कुछ सावधानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 से 30 मिनट का सभी लोग नहीं कर सकते हैं, ध्यान देंगे, सभी लोग 20 से 30 मिनट का ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान कराना हानिकारक हो सकता है। ऐसा नहीं, अरे नहीं नहीं ध्यान तो बहुत अच्छी चीज है, करो 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 करो,
पता चला उसको नुकसान हो गया, आपकी क्लास भी छूट गई। तो 20 से 30 मिनट सभी लोग नहीं कर सकते, पहले साधक को समझना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि अधिक ध्यान कराएंगे तो अधिक लाभ होगा, ये सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। अधिक अभ्यास से अधिक लाभ का सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं हो सकता है। प्रतिकूल मनोविकार वाले व्यक्ति में ध्यान के अभ्यास से काफी लाभ मिल सकता है। प्रतिकूल मनोविकार वाले व्यक्ति में ध्यान के अभ्यास से काफी लाभ मिलता है। जो स्वस्थ और स्थिर लोग हैं, देखिए ये लाइन आप कहेंगे कि ये थोड़ा सा अलग सा है। जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्थिर मन है उनका, बिल्कुल ठीक है, तो लंबा ध्यान उनको नहीं कराएंगे। शुरुआत में लंबा ध्यान नहीं कराएंगे, ये नहीं करे अब तो स्वस्थ है लंबा ध्यान कीजिए, नहीं, बुद्धिमानी नहीं है एक टीचर के लिए। इन समस्याओं से बचने के लिए क्या करना है, ध्यान का अभ्यास मिताचार में करना है, थोड़ा थोड़ा करके ध्यान का अभ्यास बढ़ाते जाना है। और ध्यान के अभ्यास, मान लिया आज मेडिटेशन कराना था, ऐसा नहीं है कि वो उठ के आए मेडिटेशन शुरू करा दिया सो जाएंगे, क्या मेडिटेशन करेंगे। तो उससे पहले क्या करना है, स्ट्रेचिंग वाले आसन कराने हैं, स्ट्रेचिंग वाले आसन, प्राणायाम कराना कुछ, या फिर ब्रीदिंग का कुछ अभ्यास कराना है लयबद्ध तरीके से। थोड़ा सा उनको शवासन करके शिथिलीकरण की क्रिया करानी है, फिर मेडिटेशन कराना। 3 चीजें ध्यान रखिए, स्ट्रेचिंग वाले कुछ आसन, प्राणायाम यानी श्वास की कुछ अच्छी गति लयबद्ध, और थोड़ा सा रिलैक्स करा देंगे, उसके बाद फिर ध्यान पर आएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, उत्तम पाठ योजना की भूमिका के कितने स्तर हैं। जो हम लोग लेसन प्लान की चर्चा करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेसन प्लान में, उस लेसन प्लान में उस योजना की भूमिका के कितने स्तर हैं। तो 8 स्तर हैं, ये एग्जाम में आता है। कितने स्तर हैं, 8 स्तर हैं। कौन से 8 स्तर हैं, देखिए। अध्यापक का, ऐसे आपको लेसन प्लान तैयार करना, लेसन प्लान का ये फॉर्मेट है। अध्यापक का नाम होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ गुरु परंपरा योग संस्थान, ऊपर में पाठ क्रमांक भी लिखना है, पहला क्रमांक है, दिनांक भी लिख देंगे, ये तो ऊपर वाला हो ही जाएगा। उसके नीचे होगा अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा की समय अवधि, कितने बजे से कितने बजे तक की क्लास है, पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास, ध्यान की क्रियाविधि हो गया। आज का अभ्यास, आज क्या ध्यान के प्रकारों का अभ्यास मान लीजिए हम कराने जा रहे हैं। पाठ का लक्ष्य क्या है, पाठ का उद्देश्य क्या है, और सहायक सामग्री उसमें क्या क्या चाहिए, ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि उत्तम पाठ योजना की भूमिका के स्तर में तीसरे नंबर पर क्या आता है, चौथे नंबर पर क्या आता है, तो ये तो याद करना पड़ेगा आपको। अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, टाइमिंग, ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, ये तो हम लोग वैसे भी डाल देते हैं। टीचर ये है, विद्यालय का नाम गुरु परंपरा योग संस्थान हो गया, कक्षा हो गया 8 से 9 हो गया, या 8 से अभी 8:15 से 9:15 वाला हमारा हो गया। पहले का अभ्यास हमने क्या किया, तो यूनिट 9 हम डिटेल में पढ़कर आए। आज का अभ्यास क्या है, तो आज शॉर्ट रिवीजन करेंगे। पाठ का लक्ष्य क्या है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम सीख लेंगे। उद्देश्य क्या है, ताकि हम एग्जाम में पास हो पाए। इस तरह से सबका अलग अलग हो सकता है लक्ष्य और उद्देश्य। सहायक सामग्री क्या क्या होगी, तो नोट्स को खोल के बैठिए, कागज कलम लेकर बैठिए। मेरे लिए है कि कंप्यूटर चलना चाहिए, उसमें वाईफाई होना चाहिए। इस तरीके से ये पाठ योजना के क्रम हो गए, स्तर हो गए। उसी को इंग्लिश में हमने लिखा हुआ है, नेम ऑफ द टीचर, नेम ऑफ स्कूल, टाइम, और उसके बाद प्रैक्टिस, प्रीवियस प्रैक्टिस क्या हुआ है, प्रैक्टिस टू बी इंट्रोड्यूस, आज का प्रैक्टिस क्या है, एम ऑफ द लेसन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या है उस सेशन के लिए। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अभ्यास और उसके प्रगमन का क्रम, इसका अर्थ समझते हैं, अभ्यास और प्रगमन का क्रम। प्रगमन का क्रम होता है मतलब सरल से कठिन। प्रगमन के 2 सिद्धांत अभी हम लोगों ने पढ़ा। 2 सिद्धांत में कौन कौन सी बातें आती हैं, हैंड रेज करके बताइए तो मैं पूछ लेता हूँ। प्रगमन, गरिमा जी बताइए। सरल से जटिल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। हाँ, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, ठीक है, सभी लोगों का हो गया, बाकी लोगों से नहीं पूछेंगे। अब इसमें अभ्यास में जो प्रगमन का सिद्धांत आता है, सारे योगा टीचर यहाँ बैठे हुए सबको पता है। अगर हमें शीर्षासन का अभ्यास करना है, उससे पहले हम अर्ध हलासन का अभ्यास करते हैं, फिर भारती जी माइक बंद कीजिए, फिर हलासन का अभ्यास करते हैं, फिर विपरीत करने का अभ्यास करते हैं, फिर सर्वांग आसन का अभ्यास करते हैं। जब ये 4 अभ्यास हो जाता है तब हम शीर्षासन के अभ्यास पर आते हैं। तब शीर्षासन हमारे लिए आसान हो जाता है।
इसी को कहते हैं प्रगमन का क्रम। किसी अभ्यास के लिए प्रगमन का क्रम, कोई भी मान लीजिए एडवांस आसन आप कर रहे हैं तो उससे पहले 4 आसन उसके सपोर्टिंग आसन किए जाते हैं, उसी सपोर्टिंग आसन को प्रगमन का क्रम कहा जाता है। ये हमने ये पुस्तक में जो लिखा है एज इट इज हमने लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वांग आसन के लिए देखिए क्या कहा गया है, अर्धहलासन, विपरीत करनी और सर्वांगासन। पहले अर्धहलासन, विपरीत करनी, फिर सीधे सर्वांगासन पर जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए मत्स्यासन अगर करना है तो आगे पहले पद्मासन तो लगाइए, फिर सुप्त वज्रासन लगाइए, पद्मासन और सुप्त वज्रासन, तो मत्स्यासन आराम से हो जाएगा। सुप्त वज्रासन पीछे गए ना, मत्स्यासन में भी सिर पे लगाना पड़ता है और पद्मासन करके लगाना पड़ता है, तो दोनों चीजें इसमें हो गई, तब मत्स्यासन अच्छा होगा। अब अगर हलासन करना है तो हलासन के लिए कहा गया 2 अभ्यास, अर्धहलासन और विपरीत करनी। अर्धहलासन सिर्फ 90 डिग्री, जो पाँव पीठ के बल लेट गए 90 डिग्री पाँव कर दिया, अर्धहलासन हो गया। विपरीत करनी में चले गए तो विपरीत करनी हो गया ऊपर और फिर नीचे चले जाएंगे, हलासन हो जाएगा। तो 3 पार्ट में ये हो गया। सलभ आसन है तो पहले कहा गया अर्ध सलभ आसन पहले कीजिए, एक एक पाँव को उठाइए फिर सलभ आसन में जाइए। धनुरासन है, धनुरासन के लिए देखिए, धनुरासन में क्या होता है, पीठ पीछे से पकड़ना पड़ता है, पीठ की तरफ से पाँव को, तो उसके लिए जरूरी है कि रीढ़ की हड्डी लचीली हो, तो भुजंगासन कीजिए। फिर कहा गया अर्ध सलभ आसन, क्योंकि पाँव भी उठाना है तो इसका भी अभ्यास कर लीजिए। फिर कहा गया सलभ आसन का अभ्यास कर लीजिए, फिर धनुरासन पर आइए। फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन अगर करना है तो उसके लिए कहा गया वक्रासन कीजिए पहले, फिर चक्रासन कीजिए, वक्रासन कीजिए, फिर चक्रासन कीजिए, फिर कहा गया अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास कीजिए। फिर पश्चिमोत्तानासन करना है तो क्या करना है, पाद हस्तासन कीजिए, ऊपर से नीचे पाद हस्तासन, हलासन कीजिए। तो आपको ये दोनों आसन पश्चिमोत्तान आसन में मदद करेगा, फिर पश्चिमोत्तान आसन आराम से होगा। सुप्त वज्रासन करना है तो वज्रासन कीजिए, फिर सुप्त वज्रासन में जाइए। बकासन करना है तो बकासन के लिए कहा गया पहले पद्मासन में आइए, फिर लोलासन आइए। लोलासन समझते हैं, पद्मासन लोलासन, लोलासन होता है ऊपर उठना, हवा में झूलना, ये लोलासन हो गया। फिर बकासन पर आइए। अब तोलांगुल आसन अगर करना है, तोलांगुल आसन कहा गया अर्ध पद्मासन में आइए, फिर पद्मासन में आइए, फिर तोलांगुल आसन कीजिए, तोलांगुल आसन। फिर कहा गया कुक्कुट आसन अगर करना, तो कुक्कुट आसन क्या करते हैं, पहले पद्मासन जाते हैं, फिर पद्मासन में हाथ को नीचे डालने का अभ्यास करते हैं। पद्मासन के बीच में जो दोनों उर्वा और जंघा के बीच में जो हम हाथ को डालते हैं, पहले वो अभ्यास करते हैं। उसी के लिए कहा गया पद्मासन और कुक्कुट आसन बंध वाला अभ्यास करना है। कुक्कुट आसन पहले बंध का अभ्यास करना है, फिर कुक्कुट आसन में हम जा सकते हैं। मयूरासन में कहा गया पहले हंस आसन में आएंगे, हंस आसन जिसमें सिर नहीं उठाते हैं, सिर और पांव का अंगूठा दोनों जमीन पर होता है, और उसके बाद कहा गया मयूरासन करेंगे। इस तरह से हमारा यूनिट 9 कंप्लीट हो गया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हमने कवर कर लिए। यूनिट 9 कंप्लीट एक क्लास में, लेकिन ये क्लास उन्हीं के लिए फायदेमंद हुआ जो पढ़कर आए हैं, और उसमें भी उनके लिए फायदेमंद होगा जो अब मेरे हिसाब से चलेंगे। एक एक लाइन लिखिए, क्या लाइन लिखिए, एक लाइन लिखिए, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक समस्त यौगिक अभ्यासों को कितने भाग में बांटा गया है, एक लाइन लिख करके 6 का नाम लिख दीजिए। फिर उसके बाद बाकी डिटेल छोड़ दीजिए, फिर उसमें आ जाइए अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के कितने घटक बताए गए हैं, 6 घटक। फिर आइए 6 घटक के नाम लिख दीजिए, फिर उसके सिद्धांत लिख दीजिए। पारंपरिक रूप से अध्यापन के ढंग 2 हो गए, उसको लिख दीजिए एक एक लाइन में। फिर लिख दीजिए अध्यापन की 7 विधियां, 7 विधि लिख लीजिए, एक निमोनिक लिख लीजिए। फिर उसके बाद लिख लीजिए अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले 5 घटक हैं, ये पांचों नाम लिख लिया। एक साथ आपका नोट्स बन जाएगा। टीचर वाला भी छोड़ दीजिए, जानते ही हैं। अध्यापन विधियों की संरचना के लिए 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक एक लाइन लिख दीजिए। 2 लाइन में आपका कंप्लीट हो गया। अब बाकी डिटेल अभी रहने दीजिए, डिटेल में आपने पढ़ ही लिया हुआ है। इस तरह से 1 लाइनर बना लीजिए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरीके से यहाँ पर कक्षा प्रबंधन में कितने प्रकार से बांटेंगे छात्रों को, तो 4 प्रकार से बांटेंगे, एक लाइन लिख लीजिए। तो जो हमने बताया हुआ फिर से ऊपर से नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे कर लेंगे तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। सवाल भी छूटने से ज्यादा दिक्कत होती है कंफ्यूजन, मैथ्स होता है, एक तथ्य एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से मैच होने लगता है, उसकी दिक्कत होती है। अब हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू से संबंधित चीजें आएंगे। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा है इसका,
शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं होता है शिक्षण को प्रभावित करने वाला? शिक्षक, छात्र, वातावरण। फोर्थ ऑप्शन सर, फोर्थ ऑप्शन शिक्षक का सामाजिक असर। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रभावोत्पादक शिक्षण के लिए योग पाठ योजना लेसन प्लान को कब तैयार किया जाना चाहिए? पढ़ा हुआ आपने कक्षा से एक ठीक सप्ताह पहले। पहले। दूसरा सेकंड ऑप्शन। सेकंड। और ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट को देखना है हमें, हमने ये पढ़ा हुआ था, इसे उपयोग करने से ठीक पहले बनाना चाहिए। योग के व्यवहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को कब आयोजित किया जाता है? अंत में। इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो ये सब तो फटाफट होता चला जाएगा। छोटे समूहों के लिए योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावी अवस्था है, छोटे समूह के लिए अर्धवृत्ताकार। ठीक है, किन्हीं कंफ्यूजन हो तो हैंड रेज कीजिएगा। योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रार्थना ही मोस्ट अप्रोप्रिएट है। यहाँ दूसरा कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जो कंफ्यूजन हो। अगला है नवंबर 17 में आते हैं, किसी छोटी कक्षा के लिए विद्यार्थियों को बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था, फिर से आ गया सेमी सर्कल आ गया। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? विशिष्ट योग अभ्यास की बात प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर करेगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, प्रशिक्षक की एकाग्रता पर, प्रशिक्षक की शक्ति पर, प्रशिक्षक के आत्मविश्वास पर नहीं, स्पष्ट प्रशिक्षण पर करेगा। 18 में पहुंच गए हम लोग। लिखित पाठ योजना के लाभ की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। अभी लाभ और हमने देखा था आवश्यक तत्व, एसेंशियल्स की बात हो रही थी। शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, विश्वास बढ़ाने में, और डी शिक्षक के लक्ष्यों को बनाए रखने में। ए बी और डी होगा, ए बी और डी चौथा वाला होगा। ठीक है, अब इससे मैच कीजिएगा। आइए अगला है सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। थोड़ा छोटा करते हैं तो एक पेज पर आ जाएगा। ऐसे ही बता देंगे सब सर। 1 का 3 हो जाएगा, समाधान प्रदर्शन समूह में हो जाएगा, समाधान प्रदर्शन में आ जाएगा उसका, और डी का बी और निर्देशित कार्य। थर्ड वाला ऑप्शन सर। ठीक है, व्याख्यान विधि हो गया, औपचारिक शिक्षण, समूह चर्चा विधि हो गया, समाधान के लिए, प्रदर्शन विधि हो गया, कौशल के लिए, निर्देशित अभ्यास विधि गृह कार्य के लिए हम लोगों ने देखा हुआ था। तीसरा ऑप्शन सही है, इसके हिसाब से देखा था। अच्छा फटाफट हो रहा है, हो ही जाएगा आज तक तो। देव जी ने ठीक कहा कि ले ही लो। ठीक है, दिसंबर 18 योग कक्षा में छात्रों को एक बड़े समूह को बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था कौन सा है? बड़ा समूह लाइनिंग में बिठाएंगे, छात्रों का वृत्ताकार दो पंक्तियों में बिना हेतु डायस और शिक्षक हेतु डायस के साथ। सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड नंबर साथ वाला सर, सेकंड ऑप्शन। डायस के साथ, कंफ्यूज करने के लिए डायस के बिना दिया हुआ। 3 जिन्होंने बोला गलत किया है, डायस के साथ, डायस के बिना। ठीक है, आइए, चूंकि क्वेश्चन पढ़ने का भी हमने समय नहीं दिया ना, इसलिए भी कई लोगों का गलत हो गया। मैं उस पर क्लिक करके बैठा। अगला क्वेश्चन है, एक योग कक्षा में योग शिक्षक को अपने निर्देशों को सही ढंग से संप्रेषित करने हेतु निम्नलिखित बिंदु सहायक हो सकते हैं। निर्देश संक्षिप्त, धीमे और स्पष्ट। अध्यापक के साथ से दूरी बनानी चाहिए, एक बार में अनेक निर्देश आवश्यक। थर्ड वाला ऑप्शन। 1 और 4 तो तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब क्या करें, ऐसे ही है, स्पेशल बैच में ऐसे ही फटाफट भागा जाता है। तो जो लोगों को दिक्कत हो रही होगी देखिए। आइए, शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अवयव होते हैं। शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया, अध्यापन और अधिगम। थर्ड वाला ऑप्शन सर। 1 4 ऑप्शन प्रबंधन और प्रशासन तो कहीं आया ही नहीं है, प्रबंधन प्रशासन तो कहीं आया ही नहीं। ध्यान रखिएगा, यही 5 चीजें कही गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं 6 चीजें कही गई, 6 चीजें। दिसंबर
19 में पहुंच गए। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के अनुसार अध्यापन विधियां हैं, कितना हो गया? 7 विधियां, ये वाली 7 विधियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक योग शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं? सात्विक व्यक्तित्व, योगाभ्यास के लिए स्वस्थ शरीर, शिक्षण में संवाद कुशल, योगाभ्यास का स्व अनुभव, अच्छी तैयारी, अनुदेशात्मक क्षमता। आइए, इसमें से कौन सा डी वन ऑप्शन और ए डी से भी होना चाहिए ना सर? एडी जी। सी वाला ए और डी कहा गया। कम्युनिकेशन भी तो चाहिए ना, तो कम्युनिकेशन पे आ गया ना, ये आएगा सर। अनुदेशात्मक क्षमता में आ गया ना कम्युनिकेशन। आ गया डी में बाकी दोनों आ गया। जी जी जी। योगाभ्यासों का अध्यापन विधि पुस्तक के अनुसार क्रम बताइए। पाठ का प्रस्तुतिकरण, वैयक्तिक अभ्यास, प्रश्न उत्तर, समूह अभ्यास। तो इसमें देख लीजिए कौन सा होगा। प्रश्न उत्तर लास्ट में है। प्रश्न उत्तर ही लास्ट में 1, 2, 4 और 3 आ जाएगा। और अभ्यास प्रश्न 1 2 4 3 सर। 1 2 4 3 1 2 फर्स्ट वाला ऑप्शन 1 2 4 3 1 4 3 चौथा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, आइए, जो हम लोगों ने ये वाला डिटेल वाला देखा था उसमें यही था। सिटिंग अरेंजमेंट, प्रेयर, प्रीवियस प्रैक्टिस, इंट्रोडक्शन टू द एक्टिविटी, उसमें वर्बल और डेमोन्स्ट्रेशन और एम्फेसाइज ऑन साइलेंस, कॉन्ट्रडिक्शन, एडवांटेज, सब उससे में आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी में। फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस, फिर ग्रुप प्रैक्टिस, फिर क्वेश्चन आंसर, एंड ऑफ द सेशन विद प्रेयर। ऐसे हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद एक नई चीज आपको दिखाया था। 2020 प्राणायाम का अभ्यास मुख्य रूप से किस पर नियंत्रण करता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, एएनएस पर। बहुत बढ़िया। योगाभ्यासों का अध्यापन विधियां के अनुसार किन आसनों के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में स्वस्थ तान होता है? ठीक है, सर। आइए, अगला क्वेश्चन है। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार हैं? पारंपरिक वाला 2 छात्र केंद्रित। ठीक है, आइए, अब ये क्वेश्चन है। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के कितने घटक हैं? घटक 6 घटक सर। यही हमने, ये सब कंफ्यूजन वाला है। घटक वटक भूल जाते हैं। 6 है, 7 है कि 5 है। तो ये हमने कहा था एक 1 लाख में एक पेज में पूरा नोट्स जो बना करके मुझे भेजेंगे, मैं मानूंगा कि हाँ उन्होंने कुछ काम किया हुआ। देखते हैं कल कौन भेज रहे हैं। दिसंबर 21 में पहुंच गए। अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह में योगाभ्यास की सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? छोटे समूह में अनुदेश निर्देशन विधि बोलते हैं। हाँ, निर्देशन विधि। इंस्ट्रक्शन टू रिस्पॉन्ड। हाँ, इंस्ट्रक्शन टू रिस्पॉन्स। क्यों? छोटे समूह में चर्चा के साथ करते हैं। हाँ, देखिए, निर्देशन अनुक्रिया विधि है ना, छात्र की भी प्रतिक्रिया छोटे समूह के लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पर निर्देशन अनुक्रिया। अगला सवाल है। निर्देशित कहे तो असाइनमेंट हो गया। हाँ, निर्देशित हो गया तो सही है। निर्देशित हो गया तो असाइनमेंट हो गया। यहाँ निर्देशन है तो ये हो गया डायरेक्शन वाला। ठीक है, बढ़िया। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात क्या है? किसमें आएगा? सरल से जटिल, ज्ञात से शैक्षणिक। प्रगमन वाला किसमें था? शैक्षणिक में ध्यान रखेंगे। ठीक है, शैक्षणिक वाला देखा था ना ये प्रगमन का सिद्धांत। आइए, अगला क्वेश्चन। पाठ योजना का निम्न में से उद्देश्य क्या है? निम्न में से उद्देश्य बताया जा रहा है। पाठ योजना का उद्देश्य क्या है? कक्षा में अंतिम समय के दबाव को कम करना, 3 शरारती बच्चों को समझाना, शिक्षण सामग्री में लक्ष्य 135 केंद्रित बनाए रखना। 5वां 1 2 5 एक हो गया। 1 2 5 1 3 5 अब होना इसमें हो चाहिए ना। है कि शरारती छात्र भी आ गया हुआ, दिया हुआ है। कुछ चीजें तो आउट ऑफ द थोड़ा सा कंटेक्स्ट आ जाता है, तो उसमें 1 to 5 मोस्ट अप्रोप्रिएट वही बन रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्लास छोड़कर क्यों चले गए? सिर्फ पढ़ना काफी थोड़ी था। ये तो मेन तो ये है, मटेरियल ये समझ गए तब माना जाएगा ना पढ़ के आपने जो है अच्छा से आपको समझ में आया। आइए, निम्न में से कौन से शिक्षण अधिगम उपागम हैं? शिक्षक केंद्रित उपागम, विद्यार्थी केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, परंपरा केंद्रित। तो यही दो होगा ना।
ए नंबर 2 ही होता है बस, शिक्षक केंद्रित विद्यार्थी केंद्रित होता है। योगाभ्यास के अध्यापन विधि पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास कक्षा के निम्नांकित चरणों को कक्षा से प्रारंभ से समाप्ति के क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। 5 पहले 5 होएगा, 3 2 4 1 यानी फुल ऑप्शन 2 नहीं होएगा, पहले 3 होएगा। वैयक्तिक 5 अभ्यास के बाद 3 आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। 5 3 2 4 1 फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। 5 3 2 किसमें है? 5 3 2 4 1 ये वाला फर्स्ट में सर। प्रश्नोत्तरी लास्ट में रहेगा। प्रश्नोत्तरी लास्ट में रहेगा। ठीक है, इसको फिर से लिखा हुआ है। 2022 में पहुंच गए, बहुत बढ़िया। योगाभ्यासों का अध्यापन विधियों के अनुसार कौन सी व्यवस्था योग कक्षा हेतु उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। वृत्ताकार, पूर्ण वृत्ताकार, सर। पूर्ण वृत्ताकार सेकंड ऑप्शन, सेकंड नंबर ऑप्शन। जी सर, पूर्ण वृत्ताकार। पूर्ण वृत्ताकार, पूर्ण वृत्ताकार गलत है। अर्ध आयताकार तो फिर भी चल जाएगा, कम से कम टीचर के लिए हो गया। पूर्ण वृत्ताकार तो बड़ा गड़बड़ी स्थिति है। योगाभ्यासों का अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास के समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने स्थान होने चाहिए? 40 वर्ग फीट स्थान हम लोगों ने बात की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कई, अभी थोड़े समय से नहीं आया है। कक्षा के अलावा कक्षा अवधि कौशल और विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर संबंधन हेतु अभ्यास के लिए, यानी कि विद्यार्थी को क्लास के अलावा भी जो काम दे दिया जाता है उसको कौन सी विधि कहेंगे? व्हिच इज द मोस्ट अभी जो है भारती जी ने बोला था निर्देशित और निर्देशन। निर्देशित निर्देशन को अनुदेशन कहा गया। निर्देशित अभ्यास विधि असाइनमेंट वाला हो गया। इंग्लिश में भी देख लिया, which is the most appropriate teaching method to encourage students to practice outside the classroom to improve the skills and performance level of students। ये निर्देशित अभ्यास यानी असाइनमेंट विधि के लिए कहा गया है, निर्देशित अभ्यास विधि। ठीक है, अगला सवाल है योगाभ्यास के अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के मुताबिक एक अच्छी पाठ योजना के अनिवार्य तत्व पूछा जा रहा है। एसेंशियल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, एसेंशियल की। प्रयोग करने से ठीक होगा? नहीं, ये तो नहीं। ए बी एंड ई, दो ही लेना है, दो ही लेना है। डी आएगा सर, तो बताएंगे ना, तत्व बताएंगे ना। बी और ई, बी वाला ऑप्शन बी आएगा सर, और डी आएगा। बी और डी आएगा। बी डी फोर्थ वाला ऑप्शन सर। हाँ, बी डी आएगा। हो सकता डी तो जरूर आएगा ई बी डी में कंफ्यूजन है। ठीक है, नहीं आप भी आप कह सकते थे, लेकिन ए बी तो है नहीं ना ऑप्शन में। जी, ये भी तो ऑप्शन में बार सर में ये क्वेश्चन बी तो रहेगा कि पाठ और ये अनिवार्य तत्व बताना है। पाठ कैसे करना है वो नहीं बताना है, तैयार कैसे करना ये नहीं, कब करना ये नहीं बताना है, उसका अनिवार्य तत्व बताना है। तो ये बी डी आएगा, बी डी आएगा। ठीक है, बी और डी आएगा। देखिए ये तो है कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए, वो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। अच्छा, तो ये नहीं आएगा। हाँ, ये नहीं होगा। इसमें दिया भी नहीं हुआ है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान देखिए लिखा हुआ है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान लिखा हुआ है। फिर उसके बाद डी में जो दिया, इसे पाठ के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए, तो इसे कहा गया पाठ। ये दोनों सही है, बी डी सही है। बी डी सही है। नहीं कोई हो तो देख लीजिएगा एक बार, मैंने नोट्स में प्रॉपर आप लोगों को दिया हुआ है, नोट्स अच्छे से बना के दिया हुआ है जो मैडम ने पढ़ाया था डिटेल वाले बैच में। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के अनुसार किसी लिखित पाठ योजना के लाभ हैं। लिखित पाठ योजना के लाभ की चर्चा हो रही है, आप बताया जा रहा है। यह शिक्षण प्रक्रिया उद्देश्यों को ध्यान रखने में मदद करती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सही है। और ई बी सी ई बी सी ई बी सी ई बी सी ई हाँ, बी सी ई यानी कि बी वाला ऑप्शन कह रहे हैं ना? जी सर, बी सी लाभ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, टेलीविजन और वीडियो। किसका टेलीविजन शुरू हो गया? ये एंटीना घुमाओ, थोड़ा एंटीना घुमाओ अच्छे जी। लोग अपना वो बंद कर लेंगे।
अक्षय जी का एंटीना खराब हो गया, तो सही में टीवी का नाम लेते ही ऐसे ही हो गया। श्रव्य दृश्य सामग्री कहा गया है, जो सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। टेलीविजन और ए और ई, टेलीविजन और वीडियो, ए और ई, ठीक है। एंटीना घुमा लिया अक्षय जी, देखिए ठीक हो गया। आइए अगला है, योग क्रियाविधि कक्षा में कौन सा एक सर्वश्रेष्ठ क्रम है? सर्वश्रेष्ठ क्रम है। गतिविधि हेतु शाब्दिक परिचय, बैठने की व्यवस्था, विद्यार्थियों का अंतिम पंक्ति तक सभ्यता के बारे में पता करना, संधि शैथिल्यकारी। अब इसमें नई चीजें दे दी गई जो कॉमन दिया गया, जो हम लोग करते हैं ऐसे। बैठने की व्यवस्था कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या सी ले लेंगे, अंतिम सी, बी के बाद सी है, यानी कि बी वाला ऑप्शन है। सी आएगा। फिर गतिविधि हेतु शाब्दिक परिचय, फिर उसके बाद संधि शैथिल्यकारी अभ्यास हो जाएगा, फिर प्राणायाम हो जाएगा लास्ट, ठीक है। तो किन्हीं शंका तो नहीं है। 2023 पर पहुंच गए हैं। टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक के अनुसार ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत सर, प्रगमन का सिद्धांत, प्रगमन का सिद्धांत, ठीक है। प्रगमन के सिद्धांत में आएंगे, ठीक है, डिटेल से जाएगा आगे। अध्यापक सटीक एवं संक्षिप्त अनुदेश देते हैं, इसके साथ ही प्रदर्शन होता है, फिर विद्यार्थी तदनुसार प्रस्तुति करते हैं। अनुदेश अनुक्रिया विधि, अनुदेश अनुक्रिया विधि, अनुदेश अनुक्रिया विधि, अनुदेश अनुक्रिया। निर्देशित में मत आइएगा, निर्देशित में नहीं आएंगे। अनुदेश, निर्देशन, निर्देशित नहीं, अनुदेश अनुक्रिया विधि तीसरा होगा। निर्देशन उसी को नाम दिया गया, निर्देशन अनुक्रिया विधि, उसी को अनुदेश अनुक्रिया विधि भी कहते हैं। रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड, ध्यान रखें। नहीं हो तो एक बार इंग्लिश वाला भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ दे दिया है। टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक के अनुसार एक कक्षा हेतु अनिवार्य कारक हैं, अनिवार्य कारक, एसेंशियल फैक्टर्स। ACD सर, विद्यार्थी पर्यावरण, विद्यार्थी पर्यावरण, ए शिक्षण, विद्यार्थी और पर्यावरण, संप्रेषण, युक्ति और प्रबंधन नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें 6 चीजें आती हैं, अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु और पर्यावरण, तो ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक के अनुसार योग की प्रायोगिक क्रियाओं के शिक्षण में सम्मिलित हैं। पुस्तक पठन, अवलोकन, प्रदर्शन, सिद्धांतों और मॉडल्स को समझना, और अवलोकन, प्रदर्शन और अभ्यास, BCE फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा होगा? अवलोकन, प्रदर्शन और अभ्यास, ठीक है। कुछ चीजें तो कॉमन दिया हुआ है, ऐसा कॉमन दिया हुआ है कि उसको आपको कॉमन सेंस से करना पड़ेगा। पुस्तक टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस के अनुसार उपयुक्त सिद्धांत हैं। ACE सर, ACE फोर्थ वाला ऑप्शन। मितव्ययिता का नहीं है, संप्रेषण भी नहीं है। 5 सिद्धांत हैं, ठीक है। आइए 2023 जून में पहुंच गए। 23 में 3 बार पेपर हुआ था। टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक के अनुसार अधिगम अनुभव का आयोजन एवं संचालन करते हैं, अधिगम अनुभव का आयोजन एवं संचालन करते हैं, कतिपय अनुभव का मार्गदर्शन करते हैं, नवीन ज्ञान के साथ समायोजन के इच्छुक होते हैं, अधिगम को बढ़ावा देते हैं। छात्र के बारे में कहा जा रहा है जी, सी और ई, CE कर्म के माध्यम से स्वयं को संतुलित करते हैं। CE जी सर, सी और ई पक्का? जी जी पक्का। सी और ई, सी में हो गया नवीन ज्ञान के साथ समायोजन के कर्म के साथ स्वयं को संतुलित करते हैं, तो सी और ई होगा, ठीक है, बहुत सुंदर। टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विधि गैर प्रतिस्पर्धी होती है? बताइए कौन सी गैर प्रतिस्पर्धी होती है? ऐसे बिना देखे बताइए। प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन बारे में कहा गया था ये बात, ठीक है। गैर प्रतिस्पर्धी कहा गया था, दक्षता पर बल देता, ये भी ध्यान रखिए। टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक द्वारा संप्रेषित योग की उत्तम गुणवत्ता युक्त पाठ्य योजना के सोपानों का सही क्रम। मुख्य बिंदु, ये आएगा सर, व्यक्तिगत मुख्य बिंदु, लाभ, व्यक्तिगत अभ्यास,
नहीं, पहले ई आएगा, ई व्यक्तिगत ऑप्शन सर। फिर सामूहिक अभ्यास, सबसे लास्ट में सामूहिक अभ्यास आएगा। फोर्थ सामूहिक ऑप्शन। अभ्यास सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन। तो मुख्य बिंदु, फिर कहा जाएगा विधि निषेध बताया जाएगा, क्या करना क्या नहीं करना, फिर लाभ बताया जाएगा, इसके ये लाभ है, फिर व्यक्तिगत अभ्यास कराया जाएगा, फिर सामूहिक अभ्यास कराया जाएगा। प्रैक्टिकल सेशन के दौरान की बात हो रही है, ठीक है। आइए, टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक के अनुसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए, शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक, विषय वस्तु, पृष्ठ वस्तु, सुविधाएं और विषय वस्तु, पहले पृष्ठ के वस्तु और विषय अध्यापक, सुविधाएं, वैज्ञानिक सिद्धांत को देख लीजिए। हम सर बोलते बोलते भाग गए सर, आप आगे। वस्तु हो गया, सुविधाएं हो गई, और टेक्स्ट स्टडी। 20 ई वाला नहीं होगा ना, डी ये होगा बी विषय सी वस्तु होगा और सुविधाएं, सुविधाएं भी होंगी ना। BCD, BCD, ये 5 चीजें हैं। इसको बार बार आ रहा है, ध्यान रखिएगा। आइए, अगला है 23 दिसंबर पर, 23 वाला निपट जाएगा, फिर 24-25 ही बचेगा। कक्षा के समय के बाद चयनित होगा अभ्यासों के अतिरिक्त अभ्यास हेतु जो कार्यभार दिया। तो देखिए, सिंपल से एक बार में पढ़ के पता चल जाएगा कौन सा होगा, कौन सा निर्देशित अभ्यास, निर्देशित अभ्यास सर। असाइनमेंट बताया, निर्देशन और निर्देशित। तो निर्देशित वाला असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट की बात हो रही है। उसके कार्य को बढ़ाने के लिए अलग से दे दिया, उसको होमवर्क असाइनमेंट दे दिया, तीसरा वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा प्रणाली के किस दृष्टिकोण पर जोर दिया जा रहा है? स्टूडेंट सेंट्रिक, छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित सर। छात्र केंद्रित चल रहा है। ये तो कभी भी क्वेश्चन आए तो यही दीजिएगा, छात्र केंद्रित। आजकल छात्र का ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे अध्यापक की विशेषता नहीं है? चलिए नीचे कर दो। नहीं है, ओके, नहीं है, जी जी। बी, देखिए अच्छे से विषय की व्याख्या करने में अक्षमता और जीवन शैली तथा आचरण द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करने में अक्षमता। बी और डी सर, बी और सेकंड और सेकंड ऑप्शन, बी और डी, जीवन शैली तथा अपना चलिए सर। आने की जरूरत ही नहीं है, अलग से क्वेश्चन देखेंगे, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। वह व्यक्ति जो अपने संगठन को शिक्षा प्रदान करने वाले द्वारा गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति से समायोजित करने का इच्छुक होता है, कहलाता है। विद्यार्थी होगा। आइए, अब 24 में पहुंच गए। फूट में भी हाँ, एक इस तरह से क्वेश्चन हो रहा था। जून 24 का देखते हैं। केवलधाम लोनावाला द्वारा निर्धारित पाठ योजना का सामान्य क्रम है। हाँ, पाठ का आरंभ, क्रियाविधि का आरंभ, अभ्यास का मौखिक मौखिक परिचय, आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन। क्या जाएगा? ABCD फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आएगा। सेकंड, यही क्वेश्चन वाला कंफ्यूजन वाला, इसमें पाठ का सेकंड क्रियाविधि का भी आरंभ है या पाठ का आरंभ करें, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सर जी। इसीलिए आपने इसका दिया था ना। फिर उसके बाद अभ्यास का मौखिक परिचय, फिर उसके बाद आंशिक और पूर्ण प्रदर्शन और व्यक्तिगत, और ये पूरा का पूरा समूह अभ्यास। फर्स्ट ऑप्शन तीसरा होगा ना। ABCD सिंपल सीक्वेंस में तो है, ये ABCD तो सीक्वेंस में ही है जी सर। ऐसे सर उसी को गलत देख रहे थे। सोचा सही था सर, लेकिन ऑप्शन गलत बोल दिया। हाँ, ऑप्शन गलत बोल दिया ना। देखिए, इसके 3 था ना, वो कहाँ गया वो वाला जो लेकर सिटिंग। यहाँ पर कहा गया है पाठ का प्रारंभ, क्रियाविधि का प्रारंभ, बैठक व्यवस्था बाद में, अभ्यास का मौखिक परिचय, आंशिक और पूर्ण अभ्यास, ये आया ना शब्द। उसके बाद कहा गया है इसको, ये तीनों तो उसी के अंतर्गत आ गया, उसी में आ गया तीनों। फिर व्यक्तिगत अभ्यास, फिर सामूहिक अभ्यास। देख लीजिए फिर से, व्यक्तिगत सामूहिक अभ्यास बाद में। पाठ का आरंभ, क्रियाविधि की आरंभ, अभ्यास का मौखिक परिचय, पूर्ण और व्यक्तिगत सामूहिक। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं कि नहीं? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सर। फिर फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन। सॉरी ABCD पूरा सीक्वेंस में सर। बार बार यहाँ
अटकते हैं, मुझे पता था यहाँ पर अटकना होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये है ही मामला ऐसे। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक शिक्षक को आवश्यक शिक्षण विधियों और उद्देश्यों को समझने में मदद करती है? कौन सी प्रक्रिया? लेसन प्लान सर। लेसन, एकदम लेसन प्लान ही होगा। आइए, अब हम लोग आते हैं 18 जून 24 में पूछा गया सवाल है, शिक्षण के सिद्धांत और उसके अभिलक्षण की चर्चा हो रही है। यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक, शरीर संरचनात्मक, शैक्षणिक। जरा देख के बताइए। एक का तो सेकंड हो जाएगा सर। फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। सेकंड फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। संवर्धन होगा। यौगिक सिद्धांत हो गया, ये हो गया। सभी प्रबल संरचनाओं का शरीर सी का 4 आएगा। सी का 4 आएगा। मनोवैज्ञानिक में कौन सा होगा? अधिगम में अभिरुचि सर। शरीर संरचना वाला होगा, महिलाओं और पुरुषों। आंशिक रूप से महिलाओं और पुरुषों के लिए योगाभ्यास भिन्न होना चाहिए। शैक्षणिक वाला हो जाएगा, अधिक इंद्रिय की संलग्नता, अधिक इंद्रिय संलग्नता। रिसेप्टर्स की चर्चा थी, जितना रिसेप्टर्स वाला वो शैक्षणिक में आएगा यहाँ पर, रिसेप्टर्स वाला। ठीक है, आइए, इसमें नीचे डिटेल लिखा हुआ। प्राचीन काल वाला ये क्वेश्चन जो है ना, ये दरअसल कैंसिल हो गया था, तो इसका एनटीएस आंसर आया नहीं, तो अपने हिसाब से पहले ए आएगा खड़िया। खड़िया आएगा, ए आएगा खड़िया, फिर उसके बाद चौक डस्टर पर हम लोग आए थे, और फिर छत से टंगा हुआ ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड, फिर छत से टंगा हुआ, और फिर स्मार्ट बोर्ड, ई वाला स्मार्ट बोर्ड, ई वाला स्मार्ट। ये तो सब में दिया, हालांकि ये वो हो गया था ना, कैंसिल हो गया था पेपर, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए, ये भी कंफ्यूजिंग वाला है, रहने दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, तो एनटीए का कोई आंसर आया नहीं, तो इसमें जो है ना दिक्कत हो जाती। ये देख लेते हैं। 1 शिक्षण विधि, शिक्षण विधि, कक्षा प्रबंधन, शिक्षक सहायक उपकरण, सफल पाठ बैठने की, शिक्षक सहायक उपकरण, अभ्यास, श्रव्य दृश्य माध्यम। सी का सेकंड होगा, सफल पाठ योजना, अभ्यास का विश्लेषण करना। बी का 1 होगा सर, थर्ड ऑप्शन। मंदन बैठ, थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या है देखते हैं। थर्ड ही होगा सर। शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत को लेकर के कोई शिक्षण विधि बनती है। फिर कक्षा प्रबंधन हो गया, बैठने का प्रबंधन। शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य माध्यम हो गया। सफल पाठ योजना, आपका अभ्यास का विश्लेषण करना, ठीक है, चौथा है, तो उस हिसाब से वही सही है, तीसरा वाला। आइए, तीसरा ही था ना, डी का 4। जी सर। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार, यम और नियम को किसके अंतर्गत माना गया? अभिवृत्ति प्रशिक्षण। कूद के बोला ऐसा आपने कि कोई और ना लपक ले कोई और ना बोल दे, तो ऐसे आप कूद पड़े, देखिएगा चोट लग जाएगी ऐसे में, ठीक है। आइए, अध्यापन की मूलभूत विधियां हैं। अध्यापन की मूलभूत विधियां है निर्देशन, अनुक्रिया विधि सर, व्यक्तिक निर्देशन विधि और प्रयोजना विधि। सुधार विधि इसमें है दूसरा वाला, ठीक है, बहुत सुंदर। आइए, योगाभ्यासों का अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार, समाज वैज्ञानिक सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? समाज वैज्ञानिक सिद्धांत, समाज वैज्ञानिक विधियों के स्रोत के अंतर्गत आएगा सर। ये स्रोत में ही आएगा, क्योंकि अध्यापन विधि तो तैयार से सिद्धांत से ही होती है ना, इसलिए सोर्स में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यौगिक अभ्यासों के लिए शिक्षण विधियां पुस्तक के अनुसार शुद्धिकरण अभ्यास द्वारा किए जाने वाले शुद्धिकरण क्षेत्रों के अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन देखा था ना हम लोगों ने, ये क्वेश्चन। मुख, कपाल, थर्ड ऑप्शन। कपाल, स्टमक, फिर ग्रसनी। स्टमक के बाद ग्रसनी, नाक के बाद ग्रसनी, कपाल के बाद ग्रसनी, उसके बाद मुंह, कपाल। वैसे तो एक से ही निकल रहा होगा ना सर। हाँ, थर्ड होगा, नाक से निकल रहा है, तो इसका होगा पहले नाक है, फिर उसके बाद ग्रसनी है, फिर मुंह है, फिर मुंह के बाद कपाल है, फिर स्टमक है। स्टमक है। हाँ, ये यहाँ पर दिया हुआ, आई पूरा लिख दिया हुआ।
किस योगाभ्यास में बाह्य कुंभक शामिल नहीं होता है? ये वाला आप लोग नहीं पढ़ा चुके, ये सब आप पहले पढ़ चुके होंगे। फोर्थ ऑप्शन सर कपालभाति। कपालभाति में सर कपालभाति बाह्य कुंभक नहीं होता है, ठीक है। अब जून 25 पर पहुंचे हैं, बहुत नजदीक पहुंच गए हुए। जून 25 के बाद दिसंबर 25। निम्न लिखित पाठ योजना के लाभ इस प्रकार से हैं। लिखित पाठ योजना के लाभ, लाभ की बात हो रही है, देखिए लाभ लाभ लाभ। सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन और डी, ए सी और डी। ये वाला होगा, ए सी और डी। सर कहीं ये नहीं होगा, नहीं, ये तो नहीं होगा, ए सी और डी ही होगा, ठीक है। देखिए ठीक है, कहाँ है उसमें डिटेल होना चाहिए, अच्छे से देख लिए। लाभ की चर्चा हो रही है। विस्तृत सर ये क्या होता है? विस्तृत भी बता रखा है ना। विस्तृत क्यों होगा? विस्तृत क्यों होगा? सर फिर भी वो डी ज्यादा जरूरी है लेना। हाँ, इसमें वैसे भी विस्तृत वाली बात नहीं है। पाठ योजना में है एसीडी, इसमें देखिए विचारों को गठित करने में सहायता मिलती है। देखिए विचारों को गठित करने में सहायता मिलती है, ये वाला मिल गया, ठीक है। फिर आते हैं कुछ समय पूर्व वाला तो हो गया, आवश्यक तत्व एसेंशियल में चला गया, नहीं होगा। अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आत्मविश्वास बढ़ता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 2 मिल गया आपको। इससे अध्यापक आत्मविश्वास बढ़ता हो गया। भविष्य की योजनाओं के लिए एक सहायता होती है, भविष्य की योजनाओं के नीचे लिखा हो सब पॉइंट है सर, ये लास्ट वाला। वो गुण का ध्यान में था सर, हो गया विस्तृत नहीं होगा ना, स्पष्ट विस्तृत एसेंशियल में है, ठीक है जी सर। चलिए अच्छी बात है, जहाँ कंफ्यूजन हो क्लियर कर लेंगे ना। आइए, पाठ योजना के अनुसार क्रमबद्ध करना है, इसको क्रमबद्ध करना है। प्रश्नोत्तरी लास्ट में आएगा, ई वाला लास्ट में आएगा सर। फोर्थ ऑप्शन सर, ई के पहले लाभ आएगा, नहीं ई के पहले प्रदर्शन आएगा, लाभ आएगा। इसमें गड़बड़ कर दिया हुआ है, ई के पहले लाभ बताया और फिर फोर्थ ही होना चाहिए ना, जिसमें कहा गया पहले बी मौखिक प्रस्तुतिकरण, फिर डी कहा गया प्रदर्शन करेंगे, फिर प्रमुख बिंदु बताएंगे, कई बार ऊपर था लेकिन इसमें है, फिर लाभ बताएंगे, फिर प्रस्तुतिकरण होगा, तरह से कहा गया। मौखिक प्रस्तुतिकरण, फिर कहा गया है प्रदर्शन करेंगे, फिर प्रमुख बिंदु और लाभ एक साथ दिया गया, फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट को लिया गया है। वर्बल इंट्रोडक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ बस इतने से लिया हुआ है इसने, इतने से लिया हुआ है, इतने पोर्शन से इन्होंने लिया हुआ है, तो इसको इतना देखने से कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ से देखिए, यहाँ से अब आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी, और उसमें कहा गया वर्बल इंट्रोडक्शन, तो मौखिक प्रस्तुति, फिर डिमोन्स्ट्रेशन कहा गया, प्रदर्शन डी वाला कहा गया है, फिर उसके बाद बैलेंस कहा गया है, तो उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन कहा गया है, फिर एडवांटेज कहा गया है, फिर एडवांटेज, लाभ, लास्ट में प्रश्नोत्तरी ये कहा गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छी पाठ योजना के गुण नहीं है। सभी योग अभ्यासों हेतु तो सामान्य पाठ योजना, विस्तृत पाठ योजना, आवश्यक सामग्री की पुष्टि करने वाली पाठ योजना, साधकों की भिन्नता को समाहित करने वाली पाठ योजना गुण नहीं है। ऑप्शन सर, ये तीनों कहा गया है, ये तीनों एसेंशियल में कहा गया है, तीनों एसेंशियल में कहा गया है, ये नहीं कहा गया है। सामान्य सभी योग अभ्यासों में तो सामान्य पाठ योजना ये नहीं कहा गया है, ठीक है। अब ये सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न, विचार करने वाले प्रश्न, बोध कराने वाले प्रश्न, फर्स्ट ऑप्शन होगा प्रस्तावना प्रश्न, क्या है, बोध कराने वाले प्रश्न, विचार पर मजबूर करने वाले प्रश्न। डी का 1 है सर, फर्स्ट ही होएगा। डी का 1 तुलनात्मक प्रश्न, आसन और प्राणायाम में भिन्नता, तो तुलनात्मक हो गया, डी का 1 वहां से देखा। बोध कराने वाले प्रश्न कौन सा है, प्राणायाम के सिद्धांत क्या है, बोध होगा इससे, प्राणायाम के सिद्धांत क्या है। फिर कहा गया है विचार करने पर प्रस्तुत मजबूर करने वाले प्रश्न, स्नायु व्यवस्था और आसन का क्या संबंध है।
प्रस्तावना प्रश्न में कहा गया स्वस्थता क्यों चाहिए। स्वस्थता क्या क्यों चाहिए सबसे सर? शुरुआत में आते तो प्रस्तावना में स्वस्थ क्यों रहना है, बच्चों में स्वस्थ क्यों रहना है, ऐसे। ठीक है, पहला वाला उत्तर। ठीक है, अब दिसंबर में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं निकाल पाया, अगर आप लोगों को मिले और तो बताइएगा, मुझे तो एक ही मिला, जिसमें कहा गया योग की शिक्षण विधियों के अनुसार क्रमबद्ध करें। योगाभ्यास का वाचिक परिचय, योगाभ्यास का प्रदर्शन, बैठक व्यवस्था, योगाभ्यास के प्रमुख बिंदुओं को इंगित करना, व्यक्तिगत सामूहिक अभ्यास। सी तो सब में होगा। लास्ट में रहेगा। बैठने के बाद डी थर्ड डी नहीं सेकंड है सर, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाला सी के बाद डी होगा। थर्ड आएगा। बैठने का होगा, फिर ये होगा, थर्ड आएगा। परिचय आएगा, और फिर योगाभ्यास का प्रदर्शन आएगा। थर्ड होना चाहिए ना। ई से बिंदु प्रदर्शन के बाद तीसरा ही है, तीसरा ही। ई से भी लग रहा है ना, ई वाला व्यक्तिगत सामूहिक अभ्यास, उससे पहले की सारी चीजें हो जा रही है। पहले तो बैठने वाला होगा ही होगा, योगाभ्यास का वाचिक परिचय बोलेंगे, बोल करके ही तो बताएंगे बाकी चीजें। फिर उसके बाद कहा गया प्रदर्शन करेंगे, फिर कह रहे हैं प्रमुख बिंदुओं को इंगित करेंगे, प्रदर्शन करने के बाद फिर व्यक्तिगत और सामूहिक अभ्यास कराएंगे। ठीक है, सब देखने के बाद एक ई से निकल जा रहा है। ठीक है, तीसरा